Assalamualaikum class. So today we'll start with chapter 11, Mudarba. This is a kind of partnership where see one partner is going to bring in cash and the other partner will bring his skills, his labor, his expertise, whatever you want to call that. और ये दो लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं. अब अगेन सिंपल कि जैसे कि मेरे पास क्या पैसे नहीं है लेकिन मुझे कोई बिजनेस करना आता है, मुझे चलाना आता है, मेरा तजुर्बा है, मेरा लॉस हो गया या मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे जिस जहाँ काम करता था वहां से निकाल दिया गया लेट्स सपोज. तो मैंने कहा यार कि मैं तो ये काम बड़ा अच्छा चला सकता हूँ, तो मैं किसी और दुकान पे काम ढूंढ, उसकी जगह मैं जाता हूँ, उससे बात करता हूँ कि यार तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे तुम लगा सकते हो मेरे बिजनेस में. ये बिजनेस मैं करता रहा हूँ इतने सालों से, मेरा तजुर्बा है, मुझे पता है कहाँ से माल लेना है, किसे बेचना है, क्या नुकसान और फायदा होता है इसके अंदर, तो अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी का चांस है. तो पैसा तुम लगाओगे, मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं मेहनत करूंगा, तुमने आना नहीं है. वो कहती है मेरे पास पैसा तो, लेकिन मैं देख नहीं सकता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. तो नो प्रॉब्लम, मैं चलाऊंगा, मुझे पता है माल कहाँ से लेना है, कैसे लेकर बेचना है, तो वो सारा काम मैं करूंगा, आपका पैसा लगा होगा, हम प्रॉफिट 50-50 कर लेंगे. ये जो भी रेशियो तय हो जाए दोनों के अंदर आपस में, ठीक है, क्योंकि अब रब्बुल माल का सारा पैसा लगा हुआ है, 100% पैसा उसका लगा हुआ है. तो ये रेशियो 90s तक भी जा सकती है, लेकिन यूजुअली प्रेफर किया जाता है कि जो डेफिनेटली जो मुदारिब है वो बंदा काम कर रहा है पूरा साल, उसके बाद उसको प्रॉफिट मिलना है उसका, तो उसके अकॉर्डिंगली एक रेशो अच्छी तय की जाती है, 30-40-50 कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क, द एफर्ट. बिकॉज रब्बुल माल सोया हुआ है घर पे, रब्बुल माल कोई काम नहीं कर रहा. बिजनेस चलाना इज अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस. कहने को ये ना कि वो बिजनेस चला, उसने कौन सा जाना है दोबारा, मैं तो जॉब पे होता ना, मुझे जॉब पे जाना पड़ता है, वो बॉस की बात सुननी पड़ती है, ये करना पड़ता है, छुट्टी के दिन भी बुला लेता है बॉस. जो बिजनेस जो चला रहा है उसको पता है कि उसके बिजनेस के कितने इश्यूज हैं. आज जी ये वाला कारीगर काम पे नहीं आया, उसकी जगह पर जी सारे उसके ऑर्डर रुके पड़े हैं उस दिन के सारे, कस्टमर कॉल कर करके उसको गालियां दे रहा है. अब जी वो जी माल पहुंचाने, पता चली जी उसका जो बंदा दुकान पे काम करता है उसने ऑर्डर ही दिया नए माल का, तो माल आएगा तो पहुंचाएगा आगे कहीं, किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेना है उसकी मिन्नत तरला करने जा रहा है. 100 मसले बिजनेस के निकल आते हैं रोज के जी. एक पाकिस्तान में तो बैठे बैठे नया निकल आता है. अचानक एक दिन बैठे थे जी गवर्नमेंट का ये वाला आ गया जी, ये वाले किसके पैसे दे दो, इसकी रिश्वत दे दो, इसका ये कर दो, तो कोई भी चीज़ निकल आती है. छोटी छोटी चीज़ें जी, इसका बिल लेके आ जाओ जी, ये तुम्हारा पूरा नहीं है, इसमें ये मसला आ गया, उसमें वो मसला आ गया. अजीब अजीब किस्म के हजार मामला होते हैं जो उसमें डील करने. किसी तरह की परेशानी है, माल बिक रहा है नहीं बिक रहा, कुछ बचा पड़ा है, कैसे बेचना है, कस्टमर को मनाना है, कस्टमर को कंप्लेंट लेके आ गया उसको डील करना है. तो एक पूरा लंबा प्रोसीजर है, उसको छुट्टी के दिन भी खोलना पड़ सकता है लेट्स सपोज. तो और अगेन कोरोना जैसी कोई इशू आ गया तो उस दौरान जैसे रेस्टोरेंट बंद हो गए सारे, कई बिजनेसेस बंद हो गए, तो उस दौरान जो नुकसान हो रहा है उसका भी हो रहा है, वो बेच भी नहीं सकता, माल भी पड़ा है, उसकी सिक्योरिटी रखनी है. सो एक बड़ा हेक्टिक काम है जो वो कर रहा है, तो इसलिए उसको एक शेयर दिया जा सकता है ज्यादा. तो दोनों आपस में तय कर लेते हैं, एक का पैसा लग गया है, दूसरा अपनी एक्सपर्टीज यूज करेगा या अपना नाम यूज करेगा या जो भी उसकी स्किल्स हैं वो यूज करेगा उसको बेचने के लिए. और जब तक वो अपनी बेस्ट एफर्ट्स के अंदर ये काम कर रहा है, ये बिजनेस सही चल रहा है और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो लॉस जितना भी होगा वो रब्बुल माल बेयर करेगा, अनलेस मुदारिब की गलती थी, उसने जानबूझ के जी ठीक है लॉस मेरा, कौन से पैसे डूबने, ताला नहीं मारा रात को, स्टोर रूम खुला छोड़ के चला गया, तो डेफिनेटली कुछ और आएगा लेके चला जाएगा. इन दिस केस मुदारिब विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और वो फुलफिल करेगा जो भी नुकसान हुआ है. ठीक है. मैं क्योंकि बार बार मुदारिब और रब्बुल माल कह रहा हूँ, इनको एक्सप्लेन भी कर दूँ. रब्बुल माल वो है जो पैसे लगा रहा है और मुदारिब वो है जो काम कर रहा है. ठीक है. इसमें एक चीज और भी होती है, कभी कभी मुदारिब कहता है कि जी ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है इतने ज्यादा, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी सेविंग्स पड़ी हैं. लेट्स सपोज बिजनेस शुरू होना था 20 लाख रुपए से, ठीक है, वो कहता है जी 19 लाख आप दे दें, और जी मेरे पास भी ना कोई 1 लाख रुपए पड़ा है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना भी 1 लाख रब्बुल माल के तौर पे लगाना चाहूंगा उस बिजनेस के अंदर. ठीक है. तो मुदारिब अपने पैसे लगा सकता है लेकिन विद दी परमिशन ऑफ दी रब्बुल माल. इसी तरह से मुदारिब लोन ले सकता है लेकिन पहले रब्बुल माल से परमिशन लेगा. रब्बुल माल ने अगर परमिशन नहीं दी तो मुदारिब लोन नहीं ले सकता उस बिजनेस के नाम से. इसी तरह से मुदारिब किसी और को रब्बुल माल बना के लाना चाहता है या पार्टनर लाना चाहता है इसके अंदर. ठीक है. चाहे मुदारिब लाना चाहता हो चाहे रब्बुल माल लाना चाहता हो, रब्बुल माल पिछले वाले से परमिशन लेनी पड़ेगी उसे. क्यों भाई, हो सकता है कि अब बिजनेस एक्सपैंड करने का वक्त आ गया, बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि बहुत ज्यादा चल रहा है, दूसरी ब्रांच खोलने की जरूरत है. अब इस बिजनेस की ही दूसरी ब्रांच इसी नाम से वो खोलना चाहता है, तो पहले पिछले रब्बुल माल को पूछेगा, नए नाम से खोल ले दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगेन उसके अंदर भी इशू ये है कि ये यहाँ मैनेज करेगा या वहां मैनेज करेगा, दोनों दुकानें तो एक साथ मैनेज नहीं कर सकता, या इसी को बड़ा भी करना है
तो मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंसेस आएंगे, चीजें आएंगी, चेंजेस आएंगे। वो कह जी पैसे और की जरूरत है, लेट्स सपोज इसी दुकान को बड़ा करना है, अब पैसे और चाहिए। अब जो रब्बुल माल है वो उसके पास मिल जाएगा कि भाई ये हमें पैसे और चाहिए, हमें इस दुकान को बड़ा करना है। इसलिए अगर आपके पास पैसे हैं तो पहले राइट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये जिसे हम कहते हैं शुफा का राइट जो होता है, हक शुफा। तो राइट्स जिसे इशू होते हैं ना, कि शेयर जब पहली बार इशू होगा उसके बाद जब दोबारा शेयर इशू करने जाएंगे तो पहली बार राइट शेयर इशू होता है। राइट के अंदर पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई अगर आप अपनी शेयर होल्डिंग की परसेंटेज मेंटेन रखना चाहते हैं तो हम ऑफर कर रहे हैं इतने शेयर आप खरीद लें, और रीजनेबल प्राइस के ऊपर उनको हम ऑफर करते हैं। अगर वो नहीं लेते फिर हम किसी थर्ड पार्टी के पास लेकर जाते हैं बेचने के लिए। पहले जो एग्जिस्टिंग ओनर्स है उनका राइट होता है, जैसे कि आप अपना घर बेचना चाह रहे हैं तो सबसे पहला राइट आपके नेबर का है कि भाई अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं ये इतने में बेचने जा रहा हूँ, आप खरीद लें। अदरवाइज वो आपको सू भी कर सकते हैं, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का केस होता है हक शुफा का। और ये इस्लाम राइट देता है, यहाँ तक के नेबर्स के राइट इस हद तक थे कि किसी दौर में सहाबा कराम ये भी समझते थे कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना कह दें कि ये जो है नेबर्स हैं इनका जायदाद में भी कोई हिस्सा है, तो उनके बड़े राइट्स होते हैं। तो इसी केस के अंदर रब्बुल माल से पूछा जाएगा। अगर रब्बुल माल कंसेंट कर दे कि यार मेरे पास और पैसे नहीं है, आप किसी थर्ड रब्बुल माल को भी लें, हम एक परसेंटेज प्रॉफिट की डिफरेंस तय कर लेते हैं और फिर इस बिजनेस को बड़ा कर लें, अलाउड। वो अलाउ नहीं करता तो नहीं। सिमिलरली अब इसके अंदर दो टाइप्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा क्या है कि आपको रब्बुल माल ने कह दिया कि आप इस जगह पर बिजनेस करेंगे, इस चीज का बिजनेस करेंगे, इस इलाके में बिजनेस करेंगे, ठीक है। अब रब्बुल माल ने आपको कह दिया आप बहावलपुर में करें, आप कहेंगे मैं मुल्तान में करूंगा। जहां रब्बुल माल ने कह दिया रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा के अंदर उसने कह दिया कि मैं पैसे डाल ही रहा हूँ कि आप बहावलपुर में करेंगे। या फिर आप कपड़े का बिजनेस करेंगे, आप कहेंगे मैं तो जूस बार खोलना है, वो कहिए मैं आपको पैसे कपड़े के बिजनेस के लिए दे रहा हूँ, मैं दूसरे बिजनेस के लिए तो नहीं दे रहा। इन दैट केस जिस बिजनेस के लिए पैसे दे रहा है वही बिजनेस करना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा के अंदर रब्बुल माल ये सेट कर सकता है कि किस तरह का मुदारबा हो, किस चीज का बिजनेस हो, कहाँ करेगा बिजनेस, ऑल दैट। अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा में उसने कहा जी कि ये पैसे हैं आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, सर्टन सर्टन जियोग्राफिकल लोकेशंस के अंदर, ओवरऑल पूरा लेट सपोज कि पूरे साउथ पंजाब में कर सकते हैं, व्हाटएवर उसने एक पूरी जुरिस्डिक्शन दे दी है। अब वो बहावलपुर में खोले, मुल्तान खोले, कहीं और जाके खोल ले, उस पूरे रीजन के अंदर उसने दे दिया है, तो अब रब्बुल माल ने उसको परमिशन दे दी है, ठीक है। तो वहां पर वो कर सकता है। So it is a kind of partnership where one partner gives money to another by investing in a commercial enterprise. The investment comes from the first partner, who is called the Rabbul Mal, while the management and work is exclusive responsibility of the other, who is called the Mudarib. And the profit generated are shared in a predetermined ratio. दो टाइप्स हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। अल मुदारबा अल मुकय्यदा एंड अल मुदारबा अल मुतल्लका, मुतल्लका। हेयर दी रबुल माल, ये हम मुकैदा की बात कर रहे हैं, अल मुदारबा अल मुकैदा, जहां पर हम रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा कर रहे हैं। हेयर द रबुल माल मे स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर बिजनेस or a particular place for the mudarib to carry out the business, in which case he shall invest the money in that particular business or place. This is called again restricted mudarba या mudarba al muqayyida। और दूसरी केस के अंदर मुदारबा मुतालिका है, अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा है, वेयर रब्बुल माल गिव्स फुल फ्रीडम टू द मुदारिब टू अंडरटेक व्हाटएवर बिजनेस ही डीम्स फिट। दिस इज कॉल्ड मुदारबा अल मुतालिका, अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। मेरी प्रोनाउंसिएशन के पर ना जाइएगा, माय अरबिक प्रोनाउंसिएशन इज बैड। However, the mudarib cannot without the consent of Rabbul Mal lend money to anyone। इसमें एक चीज होती है कि वो उधार ले नहीं सकता, दूसरी चीज ये है कि वो उधार दे भी नहीं सकता। मुदारिब ये नहीं कर सकता कि रब्बुल माल से पैसे लिए, अब बिजनेस चल रहा है तो उधार के पर आगे पैसे दे दे या उधार के पर माल दे दे। उसको पहले रब्बुल माल से भी मैं ये जो सेल कर लूंगा ये उधार पे किया करूंगा, तो वो पहले उसे रब्बुल माल से तय करना होगा। The mudarib is authorized to do anything which is normally done in the course of business. However, if the mudarib wants to have extraordinary work which is beyond the normal routine of the traders, he cannot do so without express permission of Rabbul Mal. He is also not authorized to appoint another mudarib or a partner। ठीक है, अब ये पहली चीज मैं क्लियर करता जाऊं, फिर इससे अगले वाले पॉइंट्स पर चलते हैं। पहली चीज कि वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, जैसे कि आप रेंटल करते हैं तो उस बिल्डिंग के अंदर कोई चेंज करना है तो आपको पहले मालिक को कहना होगा कि भाई ये चीज खराब है, इसको हमने ठीक करवाना है, ये रिपेयर करवाना है, इसको हम किराए में एडजस्ट करेंगे, हम करवाएंगे या आप करवाएंगे, पहले तय करेंगे आप। सेम रब्बुल माल से कि अगर वो दुकान उसकी है, रब्बुल माल ने पैसे दिए, उससे खरीदी गई है, तो उसके अंदर कोई भी चीज नई चीज बनवानी है, कोई हिस्सा बनवाना है, कोई चीज करनी है, पहले रब्बुल माल से परमिशन लेगा, खुद से नहीं कर सकता।
अनदर वो ये है कि वो किसी नए मुदारिब को या किसी नए पार्टनर को बिजनेस में शामिल नहीं कर सकता। इसके अलावा वो अपने पैसे इस बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट कर सकता। मिक्स हिज ओन इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर मुदारबा विदाउट द कंसेंट ऑफ रब्बुल माल, कि रब्बुल माल से पूछे बगैर पैसे अपने शामिल नहीं कर सकता। हाँ, अगर रब्बुल माल इजाजत दे दे तो अपने पैसे इस बिजनेस में लगा सकता है। बाकी कंडीशंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वगैरह सारी पूरी की जाएंगी, तमाम इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। रब्बुल माल और मुदारिब का दोनों का सेम होना और उन सब का कंडीशंस को समझना, वो सारी चीजें जरूरी हैं। कोई इंसेन बंदा या माइनर ये एग्रीमेंट नहीं कर सकता। ऑल कंडीशंस ऑफ, अगर यहाँ पर मैं माइनर को भी डिफाइन कर दूं, इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर माइनर इज डिफरेंट। इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में माइनर 18 ईयर से कम एज का बंदा माइनर नहीं होगा। इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में माइनर वो क्लासिफाई होता है जो डिसीजन कर रहा है, उसको उसकी समझ ही नहीं है कि ये डिसीजन मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि आप एक छोटा 5-6 साल का बच्चा है, उसको कहते हैं कि जी तुमने जाके ना चॉकलेट लेके आनी है, तो वो दैट वुड बी फैंटास्टिक। वो आपको कह देगा जी मैं आपको ये चीज बेच रहा हूँ, ठीक है। वो घर गया, अपना साइकिल उठा के लाया, आपको कि जी मैं आपको ये साइकिल बेच रहा हूँ। अब आपको पता है 5-6 साल का बच्चा, इसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये वही है कि बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको इस बात की समझ ही नहीं है कि मैं क्या ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। ये मेरा बाइक चला जाएगा मेरे पास से, मैं उसको बेच रहा हूँ, उसको इस बात का कुछ नहीं पता, ठीक है। सिमिलरली एक ऐसा बंदा जो इंसेन है, जिसे समझ ही नहीं है, वो कुछ समझ ही नहीं सकता कि साउंड माइंड के साथ डिसीजन नहीं कर सकता, उसके साथ आप बिजनेस का एक एग्रीमेंट कर लें, कुछ सेल परचेज का एग्रीमेंट कर लें, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो बंदा इंसेन है। सो माइनर जो इस्लामिक कैटेगरी है, उसके अंदर माइनर वो क्लासिफाई होगा जो डिसीजन का मतलब नहीं समझता। यहाँ वो जो, लेकिन अगेन क्योंकि पाकिस्तान में अब लॉ कन्वेंशनल है, उसमें 18 ईयर्स की है, तो यहाँ पर वो 18 वाला लॉ अप्लाई होता जरूर है। लेकिन जो इसमें इस्लामिक प्रिंसिपल है, क्योंकि बैक एट द टाइम ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकरीबन कोई 12-15 साल की एज पर बच्चे एक्चुअली काम कर रहे होते थे। तो बच्चे जब उग गए, उनको समझ आ गई है, थोड़े से ग्रो हो गए, उसके बाद उनको ये जैसे कि छोटे छोटे काम वो पेरेंट्स ले जाते थे अपने वो वर्क प्लेस के अंदर, आज हम उसको चाइल्ड लेबर कहते हैं, लेकिन कुछ स्कूल थे नहीं, यूनिवर्सिटियां थी नहीं, सो दे वुड लर्न द स्किल फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और वही काम वो शुरू भी कर देते थे। तो वहां जहां पर एक बच्चे को समझ आ जाए, इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप उसको माइनर क्लासिफाई नहीं कर सकते, कि उसको पता है कि मैं क्या डील कर रहा हूँ, मैं चीज बेच रहा हूँ तो चली जाएगी, इसका कैश मेरे पास आ जाएगा, फिर आप उससे डील कर सकते हैं। तो ये मैं इस्लामिक प्रिंसिपल भी आपको मेजर और माइनर वाला समझा दूं। So all conditions of offer and acceptance are acceptable to both the parties. The Rabbul Mal can execute a mudarba contract with more than one person through a single transaction. ठीक है, तो एक मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट एक बंदे से ज्यादा लोगों के साथ भी किया जा सकता है, सिंगल एक ट्रांजैक्शन के अंदर भी किया जा सकता है, कि 2 रब्बुल माल हो, 3 रब्बुल माल हो, 2 मुदारिब हो, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। This means that the Rabbul Mal can offer his money to A and B both, so that each one of them can act for him as mudarib, and the capital of the mudarba shall be utilized by both of them jointly. अब मुदारबा और मुशारका का डिफरेंस। मुशारका के अंदर तमाम पार्टनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जबकि मुदारबा के अंदर सिर्फ रब्बुल माल पैसे इन्वेस्ट करेगा। मुदारिब बहुत रेयरली होता है कि इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा होगा। मुदारिब के पैसे होते हैं, वो क्यों रब्बुल माल के पास जाता है। सिमिलरली मुशारका के अंदर तमाम पार्टनर्स का राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें बिजनेस की मैनेजमेंट के अंदर, उसके काम के अंदर, लेकिन मुशारका की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मुशारका के अंदर तमाम पार्टनर्स बिजनेस को मैनेज भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, उसके डिसीजन भी कर सकते हैं। मुदारबा के अंदर रब्बुल माल को कोई राइट नहीं है कि वो आके मुदारिब को बताए कि जी तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम वैसे क्यों कर रहे हो। जैसे हमारे यहाँ होता है कि अगर बिजनेस में पैसे डाल ही बैठे ना, अब बस हमने नहीं छोड़ना, तो यहाँ पर मेरे 2 भांजे भी भर्ती करो, यहाँ पर मेरे ये भी करो, यहाँ पर मेरा ये काम भी करो, ये मैंने एक ईंट मैंने लगाई थी ना, बस अब तुम मेरे सारे काम करके दोगे। तुम ये काम नहीं कर सकते, ये वाला कर सकते हो। जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ एक वो लोगों का होता है ना कि जी अच्छा अब तो वैसे मैं तो सेठ हूं ना, अब मैं जाके ये तुमने इसके साथ ऐसे क्यों किया है, तुम ये ऐसे क्यों करो कि वहां जाके बैठ जाए और करे, इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। रब्बुल माल का काम था पैसे दे देना, उसके बाद वो बिजनेस के मैटर्स के अंदर इंटरवीन नहीं करेगा अनलेस मुदारिब कोई गलत काम कर रहा है, अनलेस मुदारिब वो बिजनेस नहीं कर रहा जो उसको कहा गया, अनलेस मुदारिब उस तरह से काम नहीं कर रहा डेलिजेंटली जैसे उसको करना चाहिए, वो मुदारिब को ये नहीं बता सकता कि तुमने ये क्यों किया, तुम ऐसा क्यों करो, तुम इस बंदे को हायर करो, इसको हायर ना करो। मुदारिब के काम के अंदर वो इंटरवेंशन नहीं कर सकता, मुदारिब अपना काम पूरा खुद करेगा। बोर्ड मार्क का ये देखें चलता है और हाँ चलता है ये
चलता तो ऐसे ले जाए। तो मैनेजमेंट टोटली काम मुदारिब का है, और जो पैसे इन्वेस्ट करने का काम वो टोटल रब्बुल माल का है। इसके अंदर रब्बुल माल मैनेजमेंट में इंटरवीन नहीं कर सकता। मुशारका के अंदर तमाम पार्टनर्स लॉस शेयर करते हैं, जो प्रोपोर्शन होता है उसका टू द एक्सटेंट ऑफ देयर रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जबकि मुदारबा के अंदर तमाम लॉस जो है वो रब्बुल माल बेयर करता है, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट ही उसकी की होती है। तो जितना लॉस होगा वो रब्बुल माल का होगा। मुदारिब क्योंकि कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, इसीलिए उसको कोई भी लॉस बेयर नहीं करना पड़ता। लेकिन उसकी जो पूरे साल की इनकम है जो बननी थी, जो उसका प्रॉफिट बनना था पूरे साल मेहनत करने का, जो उसका रिटर्न था कि एक बंदे ने मेहनत की उसको रिटर्न नहीं मिला, वो नुकसान उसका हो जाता है। और इसके अंदर भी फिर भी कंडीशन ये भी है कि अगर उसकी गलती की वजह से कुछ नुकसान हुआ है तो रब्बुल माल जिम्मेदार नहीं होगा, फिर मुदारिब को पे करेगा। ये भी एक डिफरेंस है। सो ये बेसिकली उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप समझ लें कि जैसे कि एक किसान है, पूरा साल मेहनत करता है खेत के ऊपर, अब अगर फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है बिल्कुल एंड के पर आके, गर्मी ज्यादा पड़ गई, फ्लड आ गया, तो अब उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, लेकिन उसका नुकसान तो हो गया। तो ये उसी तरह मुदारिब का भी होता है कि मुदारिब ने मेहनत तो की अपनी पूरा साल, लेकिन अब उसको प्रॉफिट नहीं मिला तो उसको नुकसान हो गया। सो इन टर्म्स ऑफ लाइक इन्वेस्टमेंट वाला लॉस उसको नहीं मिला, लेकिन उसका जो इनकम होनी थी वो भी नहीं मिली, तो वो लॉस है उसके कॉन्टेक्स्ट में। As soon as the partners mix their capital in a joint pool, और ये मुशारका की बात हो रही है, all the assets become jointly owned by all of them according to the proportion of their respective investment. All partners benefit from the appreciation in the value of assets even if profit has not accrued through sales. ठीक है, कि सेल से तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन जब वो एसेट्स इकट्ठे किए गए, जैसे कि जी आपने बिजनेस के लिए जमीन खरीदी, मुशारका के अंदर तमाम पार्टनर्स ने उसके अंदर पैसे डाले हुए, तो उस पैसे से जमीन खरीदी गई। अब एक साल बिजनेस में तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला है, लेकिन साल बाद जमीन की वैल्यू डबल हो गई है, वहां पर जी बहुत हाईवे बन गया, मोटरवे आ गया, तो वो जी जमीन की वैल्यू स्काई रॉकेट कर गई है। तब ये जो जमीन की वैल्यू में अप्रिसिएशन हुई है, ये तमाम पार्टनर्स का शेयर है, इसमें तमाम पार्टनर्स को उसका बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि सबने अपना पैसा लगाया था। जब एक बार बिजनेस में पैसा मिक्स हो चुका था, उसके बाद, मिक्स होने से पहले नहीं, मिक्स होने से पहले जैसे लॉस हुआ था वो उस बंदे का था, अगर अप्रिसिएशन होगी वो भी उसी बंदे की होगी। लेकिन जब मुदारबा के अंदर आप देखेंगे इसी चीज को, मुदारबा में जो चीज परचेज की है मुदारिब ने, उसके सोल ओनरशिप रब्बुल माल की है, मुदारिब का कुछ नहीं, क्योंकि उसका 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये सारा माल रब्बुल माल का है। तो मुदारिब इसके ऊपर कोई प्रॉफिट इस तरह से क्लेम नहीं कर सकता। उसको जो शेयर मिलना है वो सिर्फ तभी मिलेगा जब वो उन गुड्स को प्रॉफिटेबल मैनर में बेचेगा, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा उसमें से उसका जो हिस्सा परसेंटेज है वो उसको मिल जाए। यानी कि कोई एसेट था, उसकी एप्रिसिएशन हो गई, अब वो एसेट वो गुड नहीं है जिससे सेल परचेज का है बिजनेस, ठीक है, वो जमीन थी, वो दुकान थी जिसके अंदर वो कारोबार कर रहा था, वो दुकान रब्बुल माल की है। तो दुकान के अंदर जितनी भी एप्रिसिएशन होगी, वो दुकान जब कल को बेची जाएगी, लेट्स सपोज 10 लाख की रब्बुल माल ने खरीदी थी, बाद में 20 लाख की बिक गई, ये 10 लाख जो है ये रब्बुल माल का है, ये मुदारिब का नहीं है। मुदारिब को जो प्रॉफिट, लेट मी एक्सप्लेन, जब मुशारका हमने किया तो तमाम पार्टनर्स ने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो सब ने 5-5 लाख रुपए लगाया, तो लेट्स सपोज 2 पार्टनर थे, 10 लाख की दुकान खरीद ली। अब साल भर बिजनेस किया, उसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, नुकसान हो नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हुआ, ठीक है, तो दोनों पार्टनर को प्रॉफिट तो नहीं मिला है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब दुकान बेच दें फिलहाल ही हम कहीं और ले लेंगे या कुछ और उन्होंने सोचा, तो जब दुकान बेची तो 20 की बिकी, तो वो जो 5-5 लाख का प्रॉफिट हुआ है वो दोनों को मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ने पैसे लगाए हुए थे उस बिजनेस के अंदर वो दुकान खरीदने में। मुदारबा के अंदर पैसे सारे रब्बुल माल के हैं, उससे उसने एक दुकान खरीद के दी कि इसमें तुमने बिजनेस करना है, 10 लाख की उसने वो दुकान खरीदी, बाकी को 2-4-5 लाख का अंदर सामान भी डाला ताकि ये बेचना है तुमने। अब मुदारिब ने अपनी पूरी मेहनत की कि सामान बेचे सही से प्रॉफिटेबल हो, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ सामान बेचने के ऊपर, तो एंड ऑफ द डे ईयर ना मुदारिब को कुछ मिला ना रब्बुल माल को कुछ मिला, लेकिन रब्बुल माल ने कहा ये दुकान बेच दो, फिलहाल मैं ये दुकान बेचना चाहता हूँ या ये मुदारबा खत्म करना चाहता हूँ। जब उसने वो दुकान बेची तो वो 20 लाख की बिकी। अब जो इसके ऊपर 10 लाख आया, क्योंकि सारे पैसे ये दुकान खरीदने के रब्बुल माल के थे, तो इसके ऊपर जो कैपिटल गेन हुआ है ये रब्बुल माल का होगा, क्योंकि वहां इन्वेस्टर एक ही था, रब्बुल माल। मुदारिब ने तो कोई पैसे नहीं लगाए थे ना, मुदारिब को सामान जो अंदर गुड्स हैं उनको प्रॉफिटेबली बेचने के ऊपर जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा, कैपिटल गेन नहीं मिलेगा। ये आमतौर पे हो जाता है कि जी आपने बिजनेस बनाया था आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले,
तब लेट सपोज जी यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, ये सारे डिब्बे पड़े, यहाँ पर आपने जमीन खरीद के रख ली कि यहाँ हम फैक्ट्री लगाएंगे कुछ करेंगे, ये थोड़ा सा बिजनेस बनाया, बाकी सारी जगह खाली छोड़ दी आपने कि इसके ऊपर कुछ बनाएंगे बाद में। अब आपके पास जो जमीन पड़ी थी उस दौर में आपने बड़ी सस्ती ली, 1 लाख रुपए के अंदर सारी एक बड़ी सारी जमीन आपने ले ली थी। आज तक जब आप देखते हैं जी ये तो जी इतने करोड़ की हो गई। अब ये जो एप्रिसिएशन हुई है ये कैपिटल गेन कहलाता है। ये आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से पैसा नहीं है। आपका बिजनेस था कपड़ा खरीदना उसको बेचना, उसके अंदर जो प्रॉफिट आता है उससे तो ये पैसा नहीं है, ये तो कैपिटल गेन हो गया। ये कैपिटल गेन उसका है जिसका पैसा था। पैसा अगर एक रब्बुल माल ने लगाया था तो उसी को मिल जाएगा, दो पार्टनर से मिलकर लगाया था तो उनको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मुदारिब ने कोई पैसा नहीं लगाया हुआ उस जमीन को खरीदने में, इसीलिए उसको उसके ऊपर का गेन नहीं मिलेगा। उसको सिर्फ वो जो कपड़ा बेचने का काम था उससे जो प्रॉफिट आना है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है। Investment. In Mudarba, the Rabbul Mal provides the capital investment and the Mudarib looks after the management. Therefore, the Rabbul Mal should hand over the agreed investment to the Mudarib and leaves everything to the Mudarib with no interference from his side. But he may oversee the Mudarba's activities. ठीक है, मैंने एक चीज आपको पहले क्लियर कर दी थी कि वो इंटरवेंशन नहीं कर सकता। जैसे आमतौर पर होता है ना, ये मेरे इस रिश्तेदार को भर्ती कर लो, ये कर लो, हमने कुछ कर दिया तो इसको एडमिशन दे दो। कॉलेज वगैरह को खोल लेता तो कहते पहले तो मेरे 4 बच्चे हैं इनको एडमिशन दो, तुम मैंने तुम्हारे कॉलेज की एक ईंट लगाई थी। सो ऐसा वो कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता। हाँ, कुछ केसेस में इंटरवेंशन कर सकता है, जैसे कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि डेफिनेटली वो जाके देखे तो सही, भाई मैंने पैसे दिए सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। जैसे कि बंदा ज़कात भी देता है किसी इंस्टीट्यूशन को, तो जाके पूछ सकता है कि भाई मैं ज़कात तुम्हें देता हूँ, तुम सही से इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ किसके ऊपर इस्तेमाल करते हो। मैं अब ये तो नहीं कर रहा कि मेरे पैसे दिखाओ, ये इतने मैंने दिए थे, इस तारीख को दिए थे, फिर किधर गए, फिर किधर गए, किसके ऊपर इस्तेमाल हुए। जनरली तुम क्या करते हो, ठीक है, जनरली अच्छा पहले यूं करते हैं, पेशेंट जैसे आपके हॉस्पिटल में डिफरेंट ज़कात वगैरह बेस के ऊपर चल रहे हैं, अच्छा पेशेंट्स के ऊपर इस तरह स्पेंड होता है, इसको मिलता है, इसको नहीं मिलता, तो देख सकते हैं कि हाँ वाकई जो पैसे आ रहे हैं स्पेंड भी करते हैं कि नहीं करते, कहीं कुछ और तो नहीं यूज करते इनका। सो आप जो उसको पैसे आपने दिए हैं आप डेफिनेटली उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि पता चले वो सारा बिजनेस चला के उसमें सारा लूट मार के खा के निकल गया, तो आप उसको मॉनिटर जरूर कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं कि अच्छा सही चल रहा है, ठीक है, माल भी डाल रहा है दुकान में, यही तो नहीं कि जी पहले जो माल डाला था वो खत्म होता जा रहा है, नया तो डाल ही रही है, कहीं भाग ही ना जाए। तो वो जाके सिर्फ देख सकता है। इंटरवेंशन मतलब इस लेवल की नहीं कि हर बात के ऊपर जाके जो हम टोकना शुरू कर देते हैं, देख सकता है, और अगर कोई लगे उसे चीज तो पूछ भी सकता है कि भाई ये तुमने स्टॉक क्यों नहीं मंगवाया, और ये तो बड़ा बिजनेस होता है इस चीज का, तो पूछ भी सकता है, थोड़ा बहुत कह भी सकता है उसे। वर्क विद मुदारिब इफ द मुदारिब कंसेंट्स, तो मुदारिब के साथ वो काम भी कर सकता है लेकिन अगर मुदारिब इजाजत दे तो। लेकिन यूजुअली हम मुदारबा जब कर रहे होते हैं वो इसीलिए कर रहे होते हैं कि जो रब्बुल माल होता है उसके पास एज सच को बहुत टाइम नहीं होता कि वो बिजनेस को ओवरसी कर सके। Here the question arises, in what form should the Mudarba capital be? Can non-liquid assets like equipment, land, etc. Form capital investments? क्योंकि ये मुशारका के अंदर भी, ये जितने भी किस्म के शिरके हैं उनके अंदर ये इशू आता है कि एक बंदा कहता है कि मेरे पास ना इतना कैश तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको जमीन चाहिए एक प्राइम लोकेशन के ऊपर इस सिटी के अंदर, मेरे पास ये जमीन पड़ी है, आप मेरी जमीन के ऊपर बिजनेस बनाए और मेरी जमीन की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंसीडर कर लें अपने बिजनेस के अंदर। तो इसके ऊपर सवाल आता है कि अब उसकी जमीन की इन्वेस्टमेंट ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। तो ये मुशारका या शिरका जितने भी किस्म के हैं, मुदारबा है, इन सब के अंदर फिर इसकी पॉलिसी तकरीबन सिमिलर ही है, और उलमा ने इसके ऊपर बड़ा क्लियर दिखा कि जी उस जमीन की, अब प्रॉब्लम ये ना, बिजनेस में जमीन डाल दी, उसका शेयर कितना है बिजनेसमैन के अंदर, उस पर्टिकुलर पार्टनर का 4 पार्टनर है, एक ने सिर्फ जमीन डाली है, अब उसका शेयर कितना होगा बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अंदर, बाकियों ने कैश डाला है 10-10 लाख, अब इसका शेयर कितना रखा जाए, कहें जी चलें जी इक्वल कर दे तो जिसको भी 10 लाख का शेयर मिल गया, लेकिन जमीन इसकी 15-20 लाख की है, तो ये भी एक इशू बन जाएगा। तो इस केस के अंदर उलमा का कहना है ये कि उस जमीन की वैल्यू लगवाई जाएगी, जो भी चीज, जमीन हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, ट्रैक्टर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उसकी वैल्यू लगवाई जाएगी, जो मार्केट वैल्यू होगी उस वैल्यू के ऊपर बिजनेस में इसका हिस्सा रिकॉर्ड कर दिया, अगर उसकी मार्केट वैल्यू आ जाती है 15 लाख, अब इसकी इन्वेस्टमेंट 15 लाख की जाएगी जमीन के अगेंस्ट, तो लेकिन जमीन वो बिजनेस का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। तो उसको ये सेपरेट नहीं कर सकते, फिर उसकी सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। इसमें एक मसला ये भी आता है कि जब बिजनेस डिसॉल्व होगा वो कहेगा जी जमीन तो मेरी थी भाई, मेरी जमीन वापस करो, तो ये मामला वो नहीं कर सकता। जब एक बार उसने बिजनेस में डाल दिया वो एसेट्स कोलेक्टिवली बिजनेस के हो गए, अब डिसोल्यूशन के टाइम के ऊपर वो ये क्लेम नहीं कर सकते जी जमीन मेरी थी ये मुझे वापस करो,
इस तरह से, क्योंकि गाड़ी किसी ने दी, किसी ने कोई ट्रैक्टर ट्रक दे दिया कि ये ट्रक जो सामान लोड करने के लिए होगा वो मेरा ट्रक है, तुम ये लोड यूज कर लो। लेकिन कल को कभी ये तो ट्रक मेरा था, इसकी वैल्यू होगी, इसके अंदर ये मसला हो गया, तो वो नहीं कर सकता। जब बिजनेस के अंदर वो चला गया, वो प्रॉपर्टी सबकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि बिजनेस में तो उसका शेयर गया ना इतने लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर होता ही है कि जब तक वो बिजनेस डिसॉल्व कर रहे होते हैं तब तक जमीन की वैल्यू बढ़ चुकी होती है। फिर बंदा कहता है मैंने तब 15 लाख की दी थी, आज ये जमीन है 50-60 लाख की, मैं जमीन ही ले लेता हूँ, मैं क्यों अपना हिस्सा लूँ बिजनेस में से, मुझे तो 15 लाख मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं करते, एक बार जब बिजनेस में डाल दिया है तो वो बिजनेस की प्रॉपर्टी बन जाती है। इसमें सिर्फ यही नहीं है कि जमीन हो सकती है, ट्रैक्टर, गाड़ी को ट्रांसपोर्ट की चीज, कोई भी चीज हो सकती है, इवन एनिमल्स को भी यूज किया जा सकता है। इसमें स्पेशली मैं एग्जांपल समझ देता हूँ कि अक्सर ये जो चीजें होती हैं ये कैश से या जमीन से ज्यादा वैल्यूएबल निकल आती हैं। फॉर एग्जांपल आजकल ये जो हार्वेस्टर्स आते हैं ये बड़े महंगे आते हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर इंटरनेशनली बहुत कम लोग हैं हार्वेस्टिंग करें, बहुत बड़े बड़े फील्ड में सारे गंदम उगाएंगे। अब वो गंदम अगर उस 1-2 महीने के हार्वेस्टिंग सीजन में हार्वेस्ट नहीं करता इतनी सारी, वो सारी खराब हो जाएगी, और इतने लोग वो नहीं लगा सकता कि वो सारी हार्वेस्ट हो सके। उसको एक बहुत बड़ी मशीन ही चाहिए, तो वो करोड़ों रुपए की मशीन है वो। ठीक है, यूजुअली कोई 10-15-20 मिलियन यूरोज की वो एक मशीन आती है, तो करोड़ 2 करोड़ यूरो की। दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव मशीन। इस तरह की मशीन को वो इन्वेस्ट करती है, मेरे पास पड़ी, वो हमने बिजनेस में तो लगानी, ये नहीं मेरी तरफ से मशीन, उसकी एक इन्वेस्टमेंट, उसकी वैल्यू मार्केट में लगवाई जाएगी। ठीक है। The basic principle is that the capital in Musharka is valid just the way it is in Shirka, which according to Hanafi Fiqh should be in liquid form. But according to other scholars, equivalent and land, etc., can also be included as capital investment. However, all the scholars are unanimous on the following. Assets other than cash can be used as an intermediate step. However, this is subject to the determination of the exact value of the assets before they are used for mudarba. If the assets are not correctly evaluated, the mudarba is not valid. ठीक है, जो मैंने आपको बताई कि यूजुअली उनका कंसेंसस इसी बात के ऊपर है कि उसकी वैल्यू लगवाना जरूरी है, ताकि पता चले कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर, और वैल्यू सही लगवाना जरूरी है। गलत वैल्यू लगवाई जाएगी तो ये वैलिड नहीं होगा। जैसे कि हमारे यहाँ एक चीज के अंदर होती है, ये जो तोशा खाने से गिफ्ट ले जाते हैं और फिर अपनी मर्जी की वैल्यू लगवाते हैं कि जी लेट सपोज 10 करोड़ की चीज थी, पहले उसकी वैल्यू लगी, वैल्यू लगाओ कितने की है, ये सब जी ऐसे 40-50 लाख की है, अच्छा चलो इसका 10% देकर ले गए, तो उसकी वैल्यू सही लगाना भी जरूरी है। इस्लामिक प्रिंसिपल्स, फैंटास्टिक प्रिंसिपल्स। वैसे मुदारबा एक्सपेंसेस, मुदारबा के जो खर्चे हैं वो कौन पूरे करेगा, वो किसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अब मुदारबा के अंदर मुदारिब शेयर्स प्रॉफिट फॉर द मुदारबा एज द एग्रीड रेशो, और रबुल माल के साथ उसने तय की हुई है। लेकिन मुदारिब के जो एक्सपेंसेस हैं, जो उसके खर्चे हैं, मुदारिब जी खाना पीना खाता है, लंच टाइम के अंदर को जो खाना मंगाता है, वो बिजनेस में बैठा होता है उसके ऊपर ही, ठीक है, तो वो कोई लंच मंगवाता है अपना, उसके जो कपड़े हैं, यूनिफॉर्म अगर है वहाँ का, या कोई भी वो कपड़े पहन के जाता है, उसमें साफ सुथरी पहन के जाने वहाँ पर, लेट सपोज, ठीक है, कोई कन्वेंस है, उसमें घर से रोज बिजनेस तक आना जाना है, रिक्शे पे आना है या बस पे आना है या किसी भी चीज पे आना है, ठीक है, आने जाने का खर्चा उसका, उसका कोई मेडिकल जो है एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ये कौन बेयर करेगा। बाय, इसका उसके बिजनेस के साथ ऐसा बहुत ज्यादा लिंक नहीं है। मुदारिब को क्या उसके काम के अगेंस्ट प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है ना, तब उसको हम सैलरी क्यों दें या इस तरह के खर्चे क्यों पे करें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कोई भी तय कर सकता है ना हमारे साथ। अब उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसने उसमें से लेना है, ये चीजें उसको हम देंगे, लेकिन कुछ केसेस के अंदर, जैसे कि बिजनेस के काम से उसे शहर से बाहर जाना पड़ा, अब बाहर गया तो वहां डेफिनेटली खाना उसने वहीं पर खाना है, तो जब शहर के अंदर वो अपने घर से भी जाके खा सकता था, ला भी सकता था, वो काम कर सकता था, वो अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं चल के भी आ सकता था बिजनेस में। लेकिन चलिए रिक्शा लेके भी आ गया, तो वैसे भी कहीं और जाता तो रिक्शा लेके ही जाता ना जॉब करने, ठीक है, उसने जॉब में स्पेशल तो नहीं था मैं रिक्शा लेकर तो इतने पैसे मुझे उसके दो। सो ऑल दोज थिंग्स, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये यूजुअली मुदारिब का जो एक्सपेंस है मुदारिब खुद ही बेयर कर रहा होगा, रब्बुल माल नहीं देगा, अनलेस वो शहर से काफी दूर गया हुआ है बिजनेस के काम से, अपने काम से नहीं, पर्सनल काम से नहीं, बिजनेस के काम से कोई डील करने गया हुआ है। इन दैट केस उसका कुछ खाने का खर्चा, रात रहने का खर्चा, थोड़ा बहुत जो भी उसका कन्वेंस का खर्चा है वो अपने मुदारबा के बिजनेस के अंदर से ले सकता है।
अदरवाइज अपने तमाम खर्चे वो खुद मैनेज करेगा। So all expenses like meals, clothing, conveyance, medical are not borne by the मुदारबा। हाँ, सिर्फ वो प्रॉफिट शेयरिंग हो रही होती है और वो अपना जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा उसमें से वो खर्च करे, नो प्रॉब्लम। वो अपने प्रॉफिट के हिस्सा जो उसको मिल गया है, ये भी नहीं कि अभी ये मिलना है इसमें से खर्च कर लेता हूँ, वो जब मिल गया है ठीक है। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है जी, साल बाद हिसाब होना है, लेकिन अब जरूरत पड़ जाती है बिजनेस के ओनर को भी, रब्बुल माल को भी या मुदारिब को भी, कुछ अपने पास खर्चा तो चलाना है कुछ ना कुछ, तो वो जी 4 महीने बाद, कुछ महीने बाद या कुछ तय कर सकते हैं जी प्रॉफिट में से मैं अपना इतना ले रहा हूँ, बाकी साल बाद जो हिसाब होगा तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। वो आपस में वो तय कर सकते हैं, वो ले भी सकता है, क्योंकि महीने में कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा ना, तो उसमें से वो एक सर्टन परसेंटेज थोड़ी सी ले सकते हैं जी, वो बाद में हम हिसाब कर लेंगे इसको, लेकिन मैं फिलहाल मुझे गुजारे के लिए कि हर महीने थोड़ा थोड़ा कैश दे दिया जाए ताकि मैं अपना खर्चा चला सकूं, तो वो किया जा सकता है। However, if he is traveling on a business trip and is overstaying the night, इसके अंदर अच्छा उलमा का ये कहना है कि रात अगर उसको रुकना पड़े तो, उनका ये कहना है कि अगर बिजनेस के काम से भी गया है कहीं पर लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाता है, फिर उसको ये खर्चे नहीं दिए जाएंगे। अगर ओवरस्टे करता है, रात वहां रुकना पड़ता है बिजनेस के काम से, फिर उसे दिया जाएगा। सो ओवरस्टेइंग द नाइट, then the aforementioned expenses shall be covered from the capital of the मुदारबा। कि जो उसके क्लोथिंग के हैं, मील्स के हैं, कन्वेंस के हैं, मेडिकल के हैं, क्लोथिंग के अंदर हो सकता है उसने तो कपड़े आयरन करवाए हो किसी जगह से, धुलवाए हों, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर, लॉन्ड्री बेसिकली जो है। इफ द मुदारिब गोज फॉर अ जर्नी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाकर सूट खरीदना ही शुरू करते, वहां क्या तो 25 सूट ही खरीद ले साथ ही कि चलो यार ये तो ले सकता हूँ ना मैं, तो ये भी क्लियर कर दो। इफ द मुदारिब गोज फॉर अ जर्नी विच कंस्टिट्यूट्स सफरे सहारी, सहाराई ठीक है, मोर देन 48 miles but does not overstay the night, his expenses will not be borne by the मुदारबा। ठीक है, कि वो 48 माइल से ज्यादा ट्रेवल कर रहा है लेकिन फिर भी ओवरनाइट स्टे नहीं करता, तो भी उसके एक्सपेंसेस मुदारबा से बोर नहीं किए जाएंगे। All expenses which are incidental to the mudarba's function, like wages of employees, workers, or commissions in buying and selling, etc., have to be paid by the mudarba। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं कि उन्होंने कोई एम्प्लॉय हायर किया तो उसकी तनख्वाह मुदारिब की जिम्मेदारी नहीं है, वो मुदारबा में से ही जाएगी। सिमिलरली वो कोई कमीशन देता है खरीदने पे माल किसी को, बेचने के पर, बिकवाने के पर होता है कि जी सेल करवाओगे तुम हमारी तो हम तुम्हें इतना कमीशन देंगे, तो उसने अपनी जेब से नहीं देना, वो उसने मुदारबा के बिजनेस में से ही देना है। However, all the expenses can be included in the cost of commodities which the मुदारबा sells in the market। तो डेफिनेटली वो जो भी कोई कमीशन वगैरह या एम्प्लॉयज के खर्चे हैं तो वो डेफिनेटली मार्केट में जो बात बेचा जा रहा है उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा कि ये हमारा खर्चा हुआ। For example, if the mudarib is selling ready-made garments, then the stitching, dyeing, washing expenses, etc., can be included by the mudarib in the total cost of the garments. If the mudarib manages the mudarba within his city, he will not be allowed any expenses but only his due profit share। कोई और खर्चा वो नहीं ले सकता। Similarly, if he keeps an employee, this employee will not be allowed any expenses but his salary। अगर कोई वो और मुलाजिम भी रखता है तो उसके भी कोई खाने पीने का, आने जाने का खर्चा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उसको सैलरी दी जाएगी। जैसे आमतौर पर मुलाजिम को दी जाती है कि एक सैलरी तय हो जाती है। अब उसे ये तो नहीं होता ना कि भाई तुम्हारे आने जाने का ये रिक्शे का किराया भी देंगे हम तुम्हें खाने का लंच टाइम का भी, एक सैलरी तय हो जाती है, ये सैलरी तुमने आना है काम करना है इतनी देर की, ठीक है, बाकी अब उसने अपना मैनेज खुद करना होता है। सेमली उस एम्प्लॉय के साथ डील हो रही होगी। इफ द मुदारबा एग्रीमेंट बिकम्स इनवैलिड, जैसे हम कहते हैं फासिद हो गया, ड्यू टू एनी रीजन, द मुदारिब्स स्टेटस विल बी दैट ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, किसी भी पॉइंट जो हमने देखा कि मुदारबा एग्रीमेंट फासिद हो गया, तो अब जब तक वो चल रहा है, मुदारिब उसके अंदर काम कर रहा है, उसको एम्प्लॉय का स्टेटस मिल जाएगा कि वो एज एन एम्प्लॉय ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर काम कर रहा है। उसको जी को बेच रहा है, सामान निकाल रहा है, खाली कर रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टिल एज एन एम्प्लॉय ट्रीट होगा और उसकी सैलरी उसको जरूर दी जाएगी। Whether he is traveling or doing business in his city, he will not be entitled to any expenses such as meals, conveyance, clothing, medical, etc. B, he will be, इसका मतलब यही है कि पहले इसको खर्चे नहीं दिए जाएंगे। दूसरा, he will not be sharing any profit and will just get उजरत मिसल, जिसे हम प्रेजेंट रेम्यूनरेशन कहते हैं, प्रेवलेंट रेम्यूनरेशन, मतलब कि उस लेवल का काम करने की जो उसको तनख्वाह हो सकती है वो दे दी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे ही मैं बड़ा क्लियरली पहले भी बता चुका हूँ कि प्रॉफिट की कोई भी रेशो तय की जा सकती है, लेकिन लॉस की जो रेशो है वो डेफिनेटली बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट होती है। It is necessary for the validity of the mudarba that the contracting parties agree right at the beginning
on a definite proportion of the actual profit to which each one of them is entitled. The Sharia has prescribed no particular proportion, rather it has been left to the partners' mutual consent. They can share the profit in equal proportions, and they can also allocate different proportions for the Rabbul Mal and Mudarib. However, in such case where the parties have not predetermined the ratio of profit, the profit will be shared at the ratio of 50-50. इस केस में ये भी रेशियो रूल क्लियर है कि अगर मुदारबा शुरू करते हुए उन्होंने तय नहीं किया था कि किस रेशियो के ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग होगी, फिर 50-50 पे होगी, फिर वो ये नहीं कर सकते कि हम इसको चेंज करना चाहते, पहले तय कर दिया था तो ठीक है, अदरवाइज 50-50 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगी। बाद में वो उसको चेंज भी कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि उसको चेंज नहीं कर सकते। पहले साल के बाद अच्छा डिसाइड हो, ओहो ये तो तय नहीं किया था, चलो अब इस साल फिर 50-50 होगी, अगले साल से अगर कोई तय करे तो अगले साल से अप्लाई हो जाएगा, उस साल अप्लाई नहीं होगा। The Mudarib and the Rabbul Mal cannot allocate a lump sum amount of profit for any party, nor can they determine the share of any party at a specific rate tied up with the capital. ये जो बात मैं पहले भी आज क्लियर कर चुका हूँ आपको कि लमसम अमाउंट नहीं हो सकती कि जी बस मेरा प्रॉफिट जी 1 लाख रुपए हुआ करेगा सालाना, रुपयों के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट में तय नहीं किया जा सकता लमसम अमाउंट के अंदर प्रॉफिट को। ना ही किसी पार्टी का शेयर जो है वो स्पेसिफिक उसकी कैपिटल के साथ टाई अप हो कि यार मेरे कैपिटल का 10% तुम मुझे दे दिया करो सालाना प्रॉफिट। परसेंटेज तो हो सकती है, लेकिन परसेंटेज ऑफ क्या होगी, सूद हो गया। परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट सीधी सीधी होती है, मैंने 10 लाख लगाया, हर साल मुझे 1 लाख तुम दोगे। परसेंटेज फिक्स हो सकती है, अमाउंट फिक्स नहीं हो सकती। परसेंटेज फिक्स हो सकती है प्रॉफिट की, प्रॉफिट होगा तो वो परसेंटेज मिलेगी ना। समझाता हूँ मैं इस मामले को, मैं इसलिए इसको बड़ा क्लियर समझा देना चाह रहा हूँ। अगर तो मैं ये कह दूं कि जी मुझे तुमने 1 लाख रुपया सालाना देना ही देना है, हम दोनों की आपस में मुदारबा हो गया, अब मैंने कहा जी आप मुझे 1 लाख रुपए, मेरी इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है, मुझे 1 लाख रुपए अपने सालाना प्रॉफिट देना है, हो ना हो ये अमाउंट गलत है, क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मुझे देनी ही देनी है, प्रॉफिट हो ना हो, जितना मर्जी हो, लॉस हो जाए, आपने मुझे लाख रुपए देना है, ये नहीं कर सकते, ठीक है, ये सूद हो गया। दूसरी चीज, मैंने कहा जी कि मुझे आपने प्रॉफिट, मैंने कहा प्रॉफिट ही देना है 1 लाख रुपए, वो भी गलत है। मैंने कहा जी आपने मुझे मेरे जो मैंने 10 लाख रुपए लगे इसके ऊपर मुझे 10% दे देना एज अ प्रॉफिट। अब 10% उसका प्रॉफिट फिक्स्ड है 1 लाख रुपया, 10 लाख मैंने लगाया, उसका 10% 1 लाख रुपया बनता है, ये फिक्स्ड अमाउंट है। मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ना उसका 10% मुझे आपने देना है हर साल, 1 लाख रुपए, ये पक्का पक्का है। इस साल 10 लाख इन्वेस्टमेंट, अगले साल भी 10 लाख होगी, तो 1-1 लाख उसने हर साल मुझे देना है। अब ये फिर से अमाउंट फिक्स हो गई है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, ये दोनों चीजें अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ मैं उससे कहूँ कि मुझे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देनी है, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50% मुझे देना है। इन दिस केस 1 लाख का प्रॉफिट हुआ 50,000 मिल जाएगा, 2 लाख का हुआ 1 लाख मिल जाएगा, 10,000 का हुआ 5,000 मिल जाएगा, 1 लाख का लॉस हुआ 1 लाख का लॉस मिल जाएगा, क्योंकि लॉस तो पूरा का पूरा मेरे पास आना है। क्लियर, ये मामला क्लियर करना जरूरी है। यही वहां वो जो पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर इशू आया था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तय की जा सकती है और वो फिक्स हो सकती है कि 50% प्रॉफिट का मुझे दोगे, क्योंकि इसमें अमाउंट कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। आप कभी गारंटी से नहीं बता सकते कि इस साल कितना प्रॉफिट होगा। कंपनी एस्टिमेट लगाती है, अंदाजे लगाती है, अंदाजा एग्जैक्ट 100% सही हो जाए इट इज वेरी रेयर, कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स में एक बार होगा, 1, 2, 5, 10 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए का फर्क आ ही जाएगा ना। सो दैट इज द थिंग कि आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तय करेंगे, प्रॉफिट होगा तो परसेंटेज उसकी उस हिसाब से मिल जाएगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। For example, if the capital is 1 lakh, they cannot agree on a condition that 10,000 out of the profit will be the share of the मुदारिब। तो पहली चीज के 10,000 रुपया इसको जी मुदारिब को दिया जाएगा, ये गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि जी उसकी हमने एक अमाउंट निकाल ली है कैपिटल की बेसिस के ऊपर और 10,000 रुपया फिक्स कर दिया है, हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेनी थी, तो ये बात गलत हो गई। दूसरी चीज, नॉर कैन दे से दैट 20% ऑफ द कैपिटल विल बी गिवन टू द रब्बुल माल, कि कैपिटल का 20% रब्बुल माल को पेमेंट की जाएगी। अगेन फिक्स हो जाएगी अमाउंट, क्योंकि कैपिटल हमेशा वही रहेगा, उसकी अमाउंट 20% सेम रहने वाली है। However, they can agree that 40% of actual profit will go to the mudarib and 60 to the rabbul mal। ये कोई भी इस तरह की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वाइस वर्सा में हम। सो यहाँ फिक्स नहीं होगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा उसका 40 और 60% जा रहा होगा,
अमाउंट डिफरेंट हो जाएगी। It is also allowed that the different proportions could be agreed for different situations. हाँ, ये अब हम कर सकते हैं कि किसी certain situations के अंदर जो proportion है वो change हो सकता है. For example, the Rabul Mal can say that to the Mudarib, if you trade in wheat, you will get 50% of the profit. If you trade in flour, you will get 33% of the profit. कि भाई अगर तो तुम गंदम में डील करोगे तो इतने परसेंट प्रॉफिट तुम्हारा होगा, अगर तुम उसका आटा बनाकर बेचोगे तो इतने परसेंट होगा, अगर तुम किसी और कमोडिटी में राइस में डील करोगे तो इतने परसेंट प्रॉफिट तुम्हारा होगा. ये किया जा सकता है. Similarly, he can say if you do the business in your own town, you will be entitled to 30% of the profit, and if you do in it another town, your profit will be 50%. कि भी उसको डेफिनेटली किसी और शहर में जाके काम करना है तो उसका वो प्रॉफिट की परसेंटेज भी बढ़ा देता है. Apart from the agreed proportion of the profit as determined in the above mentioned manner, the Mudarib cannot claim any periodical salary or a fee or remuneration for the work done by him for the Mudarba. कोई टाइम बेस्ड जैसे सैलरी तनख्वाह कोई चीज दी जाती है एम्प्लॉय को, वो चीज मुदारिब क्लेम नहीं कर सकता. और ये आई डोंट नो, दिस इज अ वेरी कॉमन इशू जो कि हमारे पास इस मामले में डिस्कस होता है अक्सर ही, और ये उलमा के पास भी आता है. क्योंकि हमारे यहाँ हम नाउज बिल्ला अल्लाह सुब्हान तआला को धोखा देने की कोशिश करते हैं. जैसे ज़कात के मामले के अंदर कि जी यूं कर लें यूं कर दें. इसके अंदर एक चीज़ होती है ना कि वो साल खत्म होने से एक दिन पहले आप सारा का सारा जो सो गोल्ड है वो वाइफ हस्बैंड को हिबा कर दे. अगला साल खत्म होने से पहले हस्बैंड फिर वाइफ को हिबा कर दे. अब आपको ज़कात नहीं देनी पड़ेगी, मैं तो मेरे पास तो साल पूरा रहा ही नहीं ना गोल्ड. इस तरह के हीले बहाने या इस तरह की बहुत सारे तरीके हैं कि जी हम कोशिश करते हैं कि कोई वे आउट निकाल लें. सूद लेने का तरीका निकाल लिया जी, चलो ठीक है हम बाय बैक वाला एग्रीमेंट कर लेते हैं. हम उधार पे एक चीज देते हैं, महंगी करके बाद में सस्ते में बाय बैक कर लेते हैं, और उसको वो जो पैसे उसके अगेंस्ट देते हैं वो उसका उधार हो जाता है. वापस जब हमारे पास वो पैसे आने तो वो डेफिनेटली एक सूद वाली ट्रांजेक्शन हो जाती है उसके अंदर. तो डिफरेंट तरीके जो हीले या बहाने बनाए जाते हैं उनकी इस्लामिक कंडीशंस के अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं है. यहाँ पर भी ये होता है अक्सर इस केस के अंदर. लेट्स सपोज ये, क्योंकि हमारे पास एक मामला आया भी था इस तरह का डिस्कस होने के लिए, कि एक बंदा कहता है जी कि मेरा जी वो बिजनेस है बड़ा जबरदस्त किस्म का, तुम उसमें पैसे लगाओ. तो पैसे तो हम तुम्हें लगाने देंगे, लेकिन क्योंकि मैं बिजनेस चलाता हूँ तो मुझे इतनी सैलरी भी दोगे इस बिजनेस को चलाने की. हर साल प्रॉफिट में तो ये शेयर रहेगा रेशो के अंदर हमारा, क्योंकि मेरा नाम है अभी मार्केट के अंदर बड़ा, तो मैं तो और फिर मैं मेहनत भी करता हूँ उसके अंदर, तो मुझे इतनी सैलरी भी दोगे महाना और या एनुअली, और इसके अलावा प्रॉफिट में इतना हिस्सा मेरा होगा. तो ये आप नहीं कर सकते. हाँ, उसमें एक इस्लाम ने जब एक रास्ता दिया हुआ है हम उसको फॉलो करने के, जिस तरह के कोई बहाने बनाकर एक सैलरी के नाम से अलग से चीज निकाल रहे होंगे, दिस इज नॉट अलाउड. हाँ, अगर तय ये हो रहा था कि जी 50-50 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो समझता है कि भाई मैं ज्यादा काम करता हूँ और दूसरा बंदा भी ये समझता है कि यार ठीक है मैं अगर स्लीपिंग पार्टनर हूँ और ये मेहनत कर रहा है और इसका नाम भी है, इसके नाम पे बिजनेस चल रहा है, तो ठीक है मैं 40% लेता हूँ उसको 60% देता हूँ, तो ये वो कर सकता है. लेकिन जी फिक्स्ड सैलरी उसके अंदर ऐड कर देना या कोई इस तरह की चीज ऐड करके उसके अंदर से ले लेना, इसकी कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है. तो जब परसेंटेज में ये चीज दी गई है तो की जा सकती है ना. यहाँ पर एक डंडी थोड़ी सी बैंक भी मारते हैं. अब क्योंकि इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रॉफिट हलाल तब होगा जब उसकी तमाम कंडीशंस पूरी होंगी. तमाम कंडीशन से मतलब सेलर बायर का सारे कंडीशंस पूरी होना जरूरी है, फिर एग्रीमेंट सही तरह से होना जरूरी है. ये नहीं हो सकता कि एजेंट का एग्रीमेंट भी साइन हो गया साथ में उसके साथ पार्टनर का एग्रीमेंट भी साइन हो गया. डिस्टेंस होना चाहिए, पहले एजेंसी होगी उसके बाद पार्टनरशिप हो रही होगी. अगर एजेंसी या पार्टनरशिप का कोई मामला है तो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप साइन हो रहे, सारे एक साथ पैरेलल साइन ना हो जाए, जैसे कि आमतौर पर गलती कभी कभी हो जाती है. इसके बाद उसका जो प्रॉफिट कमाया गया है वो हलाल सोर्स से कमाया गया, कोई इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, कि बिजनेस भी किया गया तो उस बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन ना हो. ठीक है, और उसके अंदर भी कोई हराम ट्रांजैक्शन ना हो, रिश्वत दे के काम ना करवाया गया वो और सारी चीजें. ठीक है, और फिर जो उसका जो प्रॉफिट आपके पास कलेक्ट हुआ है उस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरीके से की गई हो. अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए डंडी मार ली गई है, किसी तरह से कोई दो नंबरी कर दी गई है, तो भी वो इनकम हराम हो जाएगी. अब इसकी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ. मैंने ये जो अभी मामला समझाया आपको ये मुदारबा के बारे में, क्योंकि मैं लोगों को ये बताता आया हूँ कि ये वो इस्लामिक मुशारका आपको कहीं नहीं मिलेगा.
आप कोई हदीस की किताब उठा के देख लें, आप कोई ये कुरान पाक को उठा के देख लें, कहीं पर आपको मुशारका का वर्ड नहीं मिलेगा। ये एक नया वर्ड कॉइन किया गया है, सिर्फ उसको इस्लामिक दिखाने का एक कॉन्टेक्स्ट है। एक पार्टनरशिप तो मिलती है आपको, पार्टनरशिप के वही रूल्स हैं जो हम वहां से लेके आ रहे हैं, बस यहाँ पर उसको एक नाम मुशारका का दिया गया अरबी दिखाने के लिए कि ये कोई अरेबिक चीजें पुराने टाइम से चलती आ रही है। मुशारका का वर्ड आपको नहीं मिलेगा, ये नया इन्वेंट किया गया। मुदारबा का वर्ड आपको मिलता है। मुदारबा होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किया है। क्या आपको इंसिडेंट पता है? हजरत खतीजा के साथ जो उनका माल लेकर गए थे आप, जो उनका माल आप शाम लेकर गए थे, वो मुदारबा एग्रीमेंट था। वो रब्बुल माल थी, आप मुदारिब थे। ये मुदारबा एग्रीमेंट हुआ था, और इसकी रूल्स इसलिए वहां पर बड़े क्लियर हैं कि एक मुदारबा किस तरह से होना चाहिए। और इसको मैं आगे तक मैं शुरू से ये बताता हूँ, ये 100% इस्लामिक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मुदारबा में कोई चीज जरूर करनी मानी जाती है। लेकिन इसके अंदर भी हमारी एक डिस्कशन चल रही थी स्टेट बैंक के साथ, और आई डोंट नो कि किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो डिस्कशन थी, स्टेट बैंक था और कुछ और मुफ्ती साहबान थे। वो जो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे कि उन्होंने, गलती उनसे ये होगी कि उन्होंने मुझे तरीका बता दिया कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है। अब बाकी तो मुदारबा क्लियर था, सारे मामला क्लियर थे, कोई रूल्स के अंदर भी कोई बात नहीं थी, सारे यही रूल्स थे। जब उन्होंने मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाई, मैंने कहा जी रुक जाए, वापस आए। वो आगे चले गए, मैंने वापस बोला, मैंने कहा ये वापस मुझे समझाएं, मुझे इसकी समझ नहीं आई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे अ, होता यह है कि बैंक अपना कुछ हिस्सा डाल देता है, और मुदारिब को अलाउड है, अगर रब्बुल माल इजाजत दे दे तो डाल दे। अब रब्बुल माल ने काहे की इजाजत देनी है, उससे पहले ही अपने एग्रीमेंट से हम जो चाहे कर सकते हैं, तो उसकी इजाजत कंसीडर हो गई, लेट्स सपोज, ठीक है। तो उसने अपना भी हिस्सा डाल दिया। फिर वो वहां जब डिस्ट्रीब्यूशन करने लगते हैं, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल वन टाइम होती है। ये जो हम रूल्स अभी पढ़ेंगे, वन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन है। साल के एंड पे प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, उसमें से परसेंटेज रब्बुल माल की रब्बुल माल को, मुदारिब की मुदारिब को, ठीक है, ऐसे दे दी जाएगी। वहां वो 2 बार परसेंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले वो अपने इन्वेस्टमेंट जो डाली होती है वो इसलिए डाली होती है कि पहले वो उसमें से कुछ लें, क्यों, उसके अंदर एक रीजन है। जब इस्लाम ने आपको ओपन दे दिया है ना कि 100% तक पूरा ओपन है, मुदारिब और रब्बुल माल कोई भी रेशियो तय कर सकते हैं। अब वो कोई भी तय कर, लेकिन स्टेट बैंक ने इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि जी 50-50 से चेंज नहीं कर सकते। उसकी वजह थी वही वजह जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जी बैंक इज ऑल पावरफुल। बैंक कहते जी हम 95% रखेंगे, रब्बुल माल को 5% देंगे, आप क्या कर लेंगे बैंक का? तो कुछ भी नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने रेस्ट्रिक्शन लगी, नहीं, आप 50-50 पे रखें इसे, ताकि ये बैंक कस्टमर को लूट ना सकें। और अगेन एक अगर इसको इज्तिहादी या एक आज के दौर का मामला समझे तो आई थिंक मे बी अलाउेबल हो। वैसे स्टेट बैंक इंटरवेंशन, जब इस्लामिक प्रिंसिपल आते हैं इसमें इंटरवेंशन की बात नहीं होती, लेकिन क्योंकि यहाँ कस्टमर को प्रोटेक्ट करना मकसूद है, तो हो सकता है कि इजाजत दी जा सकती है इस तरह की ट्रांजेक्शन की। लेकिन फिलहाल अब उनको स्टेट बैंक का रूल फॉलो करना है। 50-50 से ऊपर वो अपना परसेंटेज तय नहीं कर सकते, तो 50% कस्टमर को देना है, 50% बैंक का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। बैंक क्या करता है, बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट डालता है पहले अंदर। जब अपनी इन्वेस्टमेंट डालता है, फिर कहता है जी वो देखिए पहले तो हमारी इन्वेस्टमेंट निकाले ना उसका प्रॉफिट का हिस्सा। तो पहले अपनी जो 20% इन्वेस्टमेंट डालती है उसके हिसाब से प्रॉफिट का एक हिस्सा निकाल के ले जाता है साइड पे। फिर कहते जो बचे, सॉरी सॉरी अभी कस्टमर को नहीं देना, रुको रुको भाई, मैं मुदारिब भी तो बैठा हूँ, मेरा भी तो हिस्सा दो। फिर उसमें से अपना मुदारबा का हिस्सा निकालता है अलग से। जो बच जाता है वो कस्टमर को जाएगा, वो भी कस्टमर को नहीं जाता। अब आई डोंट नो मुफ्ती ने इसके ऊपर फतवा दिया हुआ है, डेफिनेटली इसके अंदर कहीं ना कहीं उनका कोई ओपिनियन होगा। वहां पर भी एक इशू है जिससे मुझे बड़ा सख्त इख्तलाफ है। वहां ये इशू है कि अब वो भी अच्छी खासी अमाउंट बन रही होती, फिर भी 10-20% पहले निकाल गया, 50% फिर से ले गया उसमें से, फिर भी कोई 25-30% फिर भी बच जाता है, ठीक है जी, 25-30-35%। उसमें वो क्या करेगा, कस्टमर को देखेगा मार्केट में रेट क्या चल रहा है, उस हिसाब से कस्टमर को देखेगा पहले हम क्या देते आ रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से एक परसेंटेज अमाउंट उसको कस्टमर को दे देगा। बाकी की अमाउंट एक सेंट्रल फंड में इकट्ठी कर देगा। क्यों? क्योंकि जी कल को कभी इसमें लॉस होगा ना, तो कस्टमर्स को हम इस फंड में से एक सर्टेन परसेंटेज दे देंगे। ये जो अक्सर एतराज किया जाता है जी, देखें जी आप कन्वेंशनल बैंक जाएं तो अक्सर एतराज करेंगे, देखें जी हम भी आपको 7% दे रहे हैं, बैंक ने भी 7, इस्लामिक ने भी देना, कोई फर्क नहीं पड़ना। जब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, यार आप भी सोचते हैं यार ये क्या बात है, लॉस तो कभी होता नहीं। जब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग उनको हर बार हर महीने हम देख रहे हैं प्रॉफिट, और कभी लॉस तो हम नहीं देगा, ये क्या मामला है? बंदा बाकायदा कंफ्यूज है। तो उसमें मामला ये है, उन्होंने एक सेपरेट फंड बनाया हुआ, हर बार प्रॉफिट में से एक सर्टेन परसेंटेज वो दे देते हैं कस्टमर को, बाकी सारी वापस उस फंड में डाल देते हैं। जब लॉस होता है
तब उस फंड में से पैसे निकाल कर कस्टमर को फिर पूरे करके परसेंटेज दे देते हैं वापस। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा ही टेक्निकल मसला है। मैंने आज रखवाए 1 लाख रुपए बैंक के अंदर मुदारबा के तौर के ऊपर, ठीक है, 1 साल बाद उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिला वो लेकर मैं अपने पैसे लेकर दूसरे बैंक में चला गया। अब उसके ऊपर प्रॉफिट में तो वो पैसे भी थे जो सेंट्रल फंड में चले गए। अगर मैं समझू पिछली सारी ट्रांजेक्शन अलाउड भी थी, बैंक सही अपने 20% एक्स्ट्रा भी ले गया सपोज, फिर भी मेरे जो 31% बचे थे उसमें से भी अगर मुझे 15 ही मिले हैं, आमतौर पर 15 भी नहीं मिलता होता, 10-12 मिल रहा होगा, जो बाकी का 15% वो अपने सेंट्रल फंड में ले जाके डाल दिया उसने बैंक में, वो तो मेरे पैसों ने कमाया था ना। कल को लॉस होगा जो उसमें से निकाल कर दे रहे होंगे किसी और को, वो किसी और के पैसे हैं। तो ये भी एक उसके अंदर टेक्निकल इशू है, लेकिन डेफिनेटली इम्तिहान ने कुछ सोच समझ के इसके ऊपर वो फंड क्रिएट किया होगा, किसी को इंश्योरेंस टाइप का कोई आइडिया इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसका जवाब वो मुझे नहीं दे सका सेटिस्फैक्टरी। और इसमें इस्लामिक बैंकिंग में एक बड़ा इशू है, जिस मुफ्ती ने फतवा दिया हुआ है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता, उसे पता ही नहीं इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी, उसे पता ही नहीं एंट्री अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही है, एक्चुअल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है। उसे सिर्फ फतवे का और इस्लामिक लॉज का पता है, इम्प्लीमेंट करने वाले को फतवे का नहीं पता। उसने पढ़ लिया, चाहिए लिखा हुआ तो इस तरह से कुछ करना है, 100% उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसकी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में उसको समझने का उसको कुछ नहीं पता। उसने सिर्फ बिजनेस और फाइनेंस पढ़ी थी, उसे कुछ नहीं पता। तो एक ये इशू भी आ जाता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम के ऊपर इशू क्रिएट हो जाता है। तो जो कोई बैंक इस तरह कर रहा होगा, मुझे उस पर एतराज है, क्योंकि मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को कहता था कि मुदारबा इज 100% होकर आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर इजीली, इंटरेस्ट फ्री, और किस तरह की भी इसके अंदर इशू नहीं है। लेकिन इस तरह का एक इशू इसके अंदर है मुदारबा के अंदर, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो रही होती है। पहला पॉइंट, जब वो 2 बार अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, उसको चाहिए कि अपनी परसेंटेज एक ही बार तय कर ले। और अगर बैंक ने, स्टेट बैंक ने कंडीशन लगा दी 50-50, तो उसको फॉलो करे फिर। उसमें ये नहीं कि पहले अपना एक निकाले, क्योंकि मैंने जो तकी उस्मानी साहब का मेजर फतवाज हैं इसके ऊपर, सारे जो मेजर वर्क हुआ तकी उस्मानी साहब ने किया हुआ, तकी उस्मानी का ये फतवा, ये सारे तकी उस्मानी साहब के फतवे में से ही है, रूल्स हैं। इसमें मैंने कहीं नहीं देखा कि मुदारिब अपनी इन्वेस्टमेंट पे पहले रोल के ऊपर कुछ ले जाए और उसके बाद बचे हुए के ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही बार प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होनी है और उसकी परसेंटेज कोई भी तय हो सकती है, जो हमने यहाँ पर देखा है। हो सकता है इसमें कोई इस तरह की कंडीशन बाद में कहीं ना कहीं हो, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट, मुझे अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट एरिया है और इसका डाटा इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है। और एक इशू इसके अंदर ये भी है कि अक्सर जो मुफ्तिहान हैं या जो स्कॉलर्स हैं, वो इस पर कमेंट करते हुए जिसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा अवॉइड करते हैं। जब भी मैंने किसी को देखा है, किसी डिस्कस किया, वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मसले ऐसे आ जाते हैं जहां पर एक तो पूरे सिस्टम की, पूरी प्रोसीजर की एग्जैक्ट समझ उनको होना जरूरी है। अब जिन्होंने फतवा दिया हुआ है, जो डील कर रहे हैं, उनके अलावा जो मुफ्तिहान होते हैं, मौलवी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये किस तरह से चल रहा है। अगर वो फतवा पढ़ के बता देते हैं आपको जी फतवा तो ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इशू ये है कि इम्प्लीमेंटेशन क्या सही हो रही है ये नहीं हो रही, इसका उनको नहीं पता होता। इस वजह से भी वो गुरेज करते हैं कि वो कमेंट ना करें, हमें ना उसको हलाल कहें ना हराम कहें, वो कहते हैं जी आप देख लें, क्योंकि इसमें यह है कि कोई बैंक हो सकता है वो 100% इस्लामिक चल रहा हो, घटी होगा, क्योंकि इस वक्त जो कन्वेंशनल के साथ आपका कंपटीशन है, उस वजह से भी कुछ चीज़ों के अंदर उन्हें करना पड़ता है। जैसे कि ये जो है लोन की जो रीपेमेंट होती है, जैसे ये गाड़ी की, कार की फाइनेंसिंग है लेट्स सपोज, या घर की फाइनेंसिंग है, इस केस में अगर आपकी पेमेंट टाइम पे नहीं हुई, तो आपने उसके साथ एक प्रॉमिस किया हुआ होता है बैंक को कि जी मैं इसके अगेंस्ट इसकी जो अमाउंट है टोटल, उस अमाउंट का इतने % चैरिटी करूंगा। हराम के पैसे से चैरिटी नहीं हो सकती। और जो आपने लोन पे कंडीशन लगाई कि जी लेट पेमेंट के पर ये जो इतने पैसे मैं चैरिटी करूंगा, ये हराम होगी। अब वो चैरिटी भी चाहे कर रहा है, वो चैरिटी भी हराम होगी। लेकिन मजाल है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, इसके बगैर कोई मुझे इस्लामिक बैंक चला के दिखा दे, मैं मुफ्ती साहब से इसके ऊपर डिसएग्री कर ही नहीं सकता। क्यों? मैंने आज तक जिसको लोन दिया है, मुझे याद है कि आज तक किसी से वापस नहीं आया। ये हिस्ट्री है, मैं अपना ओनोत बता सकता हूँ भाई। कई लोगों ने लिया है, इस चीज के लिए चाहिए जी, बड़ी मजबूरी है, दे दें। लास्ट अभी मुझे याद है मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि जी वो इसने ना लोन मांगा है तो दे दें इसे। मैंने कहा अच्छा। जब मैं उसको कह दिया, मैंने कहा इसको दे देना, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं अभी तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए, ये जो मैं दे रहा हूँ मुझे ये पता ही वापस नहीं आने, ये जानते हुए दे रहा हूँ। नहीं नहीं, उसने बड़ा कमिटमेंट है 2-3 महीने में ना दे देंगे। दे दो, मुझे पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये वापस नहीं आने।
इस बात को 1.5-2 साल हो गए, वो वापस नहीं आए। अच्छा, इसमें ये भी नहीं है कि वो उस बंदे के पास पैसे ना हो। थ्रू सम सोर्स मुझे ये पता है कि एग्जैक्टली पता है कि उसके पास उससे कहीं ज्यादा अमाउंट थी, बहुत छोटी सी अमाउंट थी वो, उससे कहीं ज्यादा अमाउंट आई भी थी। चाहते तो रीपे कर सकते थे, लेकिन इस मुल्क में मसला ये है कि जब आपको एक बार कर्जा मिल जाए, आप उसको अपना हक समझ के खा जाते हैं। इस वजह से मैं मुफ्ती साहब के इस फतवे के अगेंस्ट नहीं जा सकता कि जी इस्लाम में तो है कि आप चैरिटी भी नहीं करवा सकते जबरदस्ती। नहीं करवाएंगे। उसे पता है जी कि मैंने 10 साल में भी ये 10 लाख रुपए देने, मैंने 100 साल में भी 10 लाख रुपए देने, मैं 100 साल बाद क्यों ना दूं? मैं क्यों आज दूं? और 100 साल बाद भी हो जाएगा यार, 1000 साल बाद क्यों ना दूं? उतने में क्या मत आ जाएगी, छोड़ो बस, जाने दो। दिस इज अफेक्ट इस वजह से, क्योंकि जिस दौर के ये रूल्स हैं, उस वक्त होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोसाइटी थी, जो लोग थे उस वक्त के, वो हमारी तरह के नहीं थे। उस दौर में अगर कोई मुनाफिक भी है ना, वो भी मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ने था, कहीं किसी को ये शक न हो जाए कि मुनाफिक है। हम तो वैसे नहीं जाते, लेकिन वो इस वजह से जाते थे। यहाँ तक कि ये एक इंसिडेंट है कि होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुकदमा आ गया। दो लोगों में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि जी ये जो जमीन है सर्टन, ये जमीन किसकी है। तो जब मुकदमा पेश हुआ, तो आपने फैसला सुनाने से पहले उनको कहा कि भाई हो सकता है तुम में से कोई ज्यादा अच्छा बोलने वाला हो, जिसकी जुबान ज्यादा अच्छी हो, ज्यादा अच्छा अपना केस प्रेजेंट करेंगे। जैसे आज भी वकील बेसिकली किस चीज के पैसे लेता है, ये जी वकील साहब ने कहा जी 5 करोड़ रुपया लूंगा इस प्रॉपर्टी का, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसने कहा जी 5 करोड़ तो मैं लूंगा, लेकिन केस आपके हक में फैसला करवा दूंगा। क्यों जी, उसको बोलना आता है ना, चाहे दूसरे की भी हो। तो उन्होंने कहा जी कि अगर किसी ने अच्छी तरह से अपना मुकदमा प्रेजेंट किया और मैं उसके हक में गलत फैसला कर दूं, तो ये जान लो कि ये जहन्नुम का एक टुकड़ा है जो तुम मेरे अपने साथ पास से अपने पास लेकर जा रहे हो। तो दोनों ने कहा जी ये जमीन मेरी नहीं है, वो कहते जी मेरी भी नहीं है, दोनों ने ही नहीं ली, दोनों छोड़ के चले गए। क्योंकि उन्हें पता था कि जी दुनिया के अंदर तो कोई नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, आखिरत के अंदर इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, आखिरत में इसके ऊपर जो अजाब है उसको टॉलरेट करना मुश्किल हो जाएगा। दोनों छोड़ के चले गए जमीन। आज तो हम चाइना कटिंग कर रहे थे ना, दूसरे के इसका प्लाट इसके ऊपर कब्जा कर लें, जो हमारे पास आता है। ये जो मैं अभी कर्जे का बता रहा हूँ, अब किसी को पता चल जाए सिर्फ ये कि कर्जदार मरना कितना बुरा है, कोई कभी छोड़ गया। हमारे यहाँ एक तो हम कुरान पाक पढ़ते नहीं ना, पढ़ेंगे भी तो अरबी में पढ़ेंगे, हमें समझ ही नहीं अंदर क्या लिखा हुआ। तो ट्रांसलेशन वगैरह कुछ पढ़ेंगे तो समझ आएगी ना अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इस मामले पे भी एक ये आई थिंक ऑथेंटिक हदीस थी, ये मुझे भी नहीं पता किस बुक में है, कि एक शख्स का जनाजा लाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप पढ़ा दें जनाजा। तो आपने पूछा को कर्ज तो नहीं करना, जिससे तो कर्ज था इसके ऊपर। तो आपने कहा जी मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाता जब तक इसका कर्ज कोई पे नहीं करता। फिर एक सहाबी उठने का जी इसका कर्ज मैं पे करता हूँ, उसने उसका कर्ज पे किया, तो आपने उसका जनाजा पढ़ाया। आपने उसका जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया कि इसका कर्ज पहले पे किया जाए। तो कर्जदार इतना बड़ा बुरा, लेकिन हमारे यहाँ लोग लेकर बस गायब हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सो दैट इज एक्चुअली वेरी बैड। इसलिए कुछ चीजें, क्योंकि हमें कन्वेंशनल के साथ compete भी करना होता है इस्लामिक बैंक को, उसके अंदर हमें अलाउेबल की हद तक उसको जाने भी देना पड़ता है। और मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ भाई ये चीज हो गलत रही है, लेकिन इसके अलावा इस वक्त चारा भी कोई मुझे भी नहीं नजर आता। अगर मुफ्ती साहब को नहीं नजर आया तो मुझे भी किधर से नजर आना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, क्या इस कॉन्टेक्स्ट में ये मुदारबा वाली भी ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ हो रही है, लेकिन उसको सेट किया जा सकता है खैर। और मुझे ही नहीं पता वो किस हद तक सही है किस हद तक गलत है, लेकिन मैंने कहा कि आपको मैं ओपिनियन, बड़ा ओपन क्लियर ओपिनियन शेयर कर दूं, क्योंकि बिकॉज यू आर गोइंग टू बी दी वंस जो ये प्रैक्टिस करेंगे जाके। तो कल को ये ना हो कि आपने सर आपने तो सारी बात बताई नहीं है, हमें तो बीच में धोखा ही देते रहे कि इस्लामिक और इसमें ये मसला निकल आया। तो बेसिकली जिस हद तक मुझे पता है मैं उस हद तक पूरा मैटर आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि आपने कल को नया इस्लामिक प्रोडक्ट भी डिजाइन करना हो सकता है। आपको पढ़ाने का मकसद इस्लामिक बैंकिंग एक ये भी है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप कल को कुछ इस्लामिक फ़िक़्ह के ऊपर भी स्टडी करेंगे, इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर भी स्टडी करेंगे, और हो सकता है कल को आप बैंक में एक नया प्रोडक्ट बनाए और उसके शरिया के अंदर डील भी कर रहे हो साथ ही। फिर तो तब आपको जब इन सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, तो आप उन लोगों से बेहतर प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं जिन्होंने आज ये प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं, या इनका जो मेथोडोलॉजी है रिवाइज की है। और कुछ भी नहीं है, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे बैठे हैं, वहां पर एक बार कह सकते हैं कि जी मुफ्ती साहब को बुलाया जाए। आप बुलाएंगे कहीं जी मुफ्ती साहब ये मामला है मेरे सामने, बैंक ने इतने पैसे अपने लगाए हैं मुदारबा के अंदर, और अब बैंक कहते हैं पहले इतना हिस्सा मेरा अलग करो, उसके बाद इसमें से अपना हिस्सा हम फिर से अलग करेंगे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप उसके ऊपर अपना ओपिनियन दें। अगर उसकी आपके साथ एग्री करेगा कि नहीं इसके अंदर कोई मसला नहीं है, वो आपको समझा भी देता है बात को, आप एग्री करिए ठीक है जी ओके, हो सकता है कल को आप मुझे भी आके ये बात हमने चेक की है इस तरह हो गया,
हमें अक्सर ये इसके अंदर जो करेक्शन हो रही थी वो प्रैक्टिशनर आके बता रहा था सर हमने इसको यूं किया था, फिर हमने शरिया बोर्ड से डिस्कस किया, शरिया बोर्ड ने इस पर हमें ये ओपिनियन दिया और उसकी ये रीजन दी। तो यही अगेन रीजन इसके लिए भी दी जाती है कि जो चैरिटी ली जाती है जी मुस्लिम्स को डिसिप्लिन में लाने के लिए चैरिटी ली जाती है, लेकिन इवन देन लोन डिले करने के पर आप अमाउंट चार्ज नहीं कर सकते, चाहे बैंक अपने अकाउंट में नहीं डाल रहा, जबरदस्ती वो चैरिटी भी नहीं ले सकता, और हराम की पेमेंट से चैरिटी होगी भी नहीं। एक्चुअली इसके ऊपर फॉर वंस मैं फतवा लगा नहीं सकता, आई एम नो गुड स्कॉलर एट दिस, कि मुझे सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का एक फाइनेंस का मैं स्टूडेंट अपने आप को कंसिडर करता हूँ। तो हराम का हम फतवा नहीं लगाते, लेकिन डेफिनेटली अगर इस तरह की कोई इशू हो तो जो शरिया बोर्ड होता है वो इनकम को हराम डिक्लेयर करता है और वो चैरिटी अकाउंट में चली जाती है। जैसे मैंने आपकी दुकान का बताया कि जो शू वाला था उसने रसीदें पुरानी के ऊपर डेट चेंज करके दे दी, उसकी जितने प्रॉफिट था उस ट्रांजेक्शन का वो सारा का सारा उन्होंने फिर चैरिटी अकाउंट में ट्रांसफर किया था, उसका कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया गया बुक्स के अंदर, क्योंकि शरिया बोर्ड को पता चल गया था उन्होंने। अब अगर ये इस तरह करते हैं, ये सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर एक बंदा मुझे नहीं वो ट्रांजेक्शन समझा रहा था और मुझे ये पूरा पकड़ लिया, मैंने 2-3 बार पूछा इस मामले को क्लियर करने के लिए, उसने वही ट्रांजेक्शन 3 बार दोबारा समझाई और आगे चला गया, उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जिससे मेरा ओपिनियन ये भी था कि इसको इसके बारे में पता ही कुछ नहीं कि इस तरह क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। सो और ये जरूरी है हर बैंक में हो रही है, वो एक एग्जांपल दे रहा था किसी एक बैंक के अंदर से कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो जरूरी नहीं है हर बैंक में यही हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ बैंक हो सकते हैं 99% इस्लामिक हो, कुछ हो सकते हैं कि जी 10% इस्लामिक हो, ऐसे भी होंगे जो सिर्फ धोखा ही दे रहे होंगे। तो इस केस के अंदर जो उलमा का ओपिनियन है कि आपको खुद से मेहनत करके जरा देखना है कि कैसे ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन इसमें उलमा का ये भी ओपिनियन है कि इवन विद ऑल दीज इश्यूज इस्लामिक बैंक की जॉब या इस्लामिक बैंक से ट्रांजेक्शन करना या इसमें पैसे रखवाना कन्वेंशनल से स्टिल 100 टाइम्स बेटर रहेगा, क्योंकि वहां तो प्योर 100% सूद है ना उसके ऊपर हम डील कर रहे हैं, वो प्योर हराम ट्रांजेक्शन है क्लियरली। यहाँ तो हमें डाउट है, तो डाउट में जहाँ कहीं उम्मत का इजमा है तो वहां आप काम चला, तो इस वक्त जो उलमा है उसको अगर चलने दे रहे हैं तो यू कैन गो विद इट, लेकिन अगर ये गलत है तो डेफिनेटली ये इनकम फिर हराम होगी अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सके। अब मुझे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर 100% गारंटी, क्योंकि मुफ्ती उस्मानी साहब ने अपने जो उनके मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं उन्होंने इस मामले को क्लियर कहीं नहीं किया कि जो मुदारिब है जब वो अपना पैसा लगाएगा तब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की जाएगी, क्योंकि वहां ये चीज नहीं है। वहां ये जो स्टेट बैंक का रूल है ना 50-50 वाला, वो ये नहीं। वहां उस केस में सादा सी बात जो उनके फतवों से समझ आती है, जो उनके इस कॉन्टेक्स्ट में समझ आती है, वो ये है कि जब मुदारिब पैसे लगा देगा तो हो सकता है कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ले, क्योंकि वो तो किसी वक्त भी चेंज की जा सकती है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेंगे, बस दैट्स इट। अब यहाँ क्योंकि रेशो चेंज कर नहीं सकते तो उन्होंने एक तरीका निकाला, इससे ये ट्रांजैक्शन गलत हो जाती है। लेकिन हाँ हम उसको हराम का फतवा फिर भी नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि एक मुफ्ती साहब इसको एग्री कर रहे हैं, एक रेजिडेंट मुफ्ती बैठा हुआ होगा वहां पर, शरिया स्कॉलर एक रेजिडेंट बैंक के अंदर बैठा है जो हर ट्रांजैक्शन को वेट करता है कि ये ठीक हुई, तो और एक पूरा बोर्ड होता है जो कहता है हाँ ये ट्रांजेक्शन ठीक है, ये प्रॉफिट हलाल है, तो उन्होंने आपको कम से कम ये तसल्ली दी कि ये प्रॉफिट हलाल है, आप इसको यूज कर सकते हैं, तो कंज्यूमर के लेवल के ऊपर इसकी कोई पकड़ इंशाल्लाह नहीं होगी। उन मुफ्तिहान को उसका एक अगेन पता होगा तो उन्होंने कुछ किया है या उनको जी जवाब देना होगा इसका, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर फतवा दिया कि ये ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर वहाँ आप जॉब कर रहे हैं बैंक के अंदर, तो यहाँ तक कि एक ओपिनियन तो मैंने ये भी सुना है कि कन्वेंशनल बैंक की भी कोई जॉब है जहां पर आप लोन देने के अंदर या उसकी तरहीब देने के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो वो जॉब भी सही है, उसके ऊपर भी उन्हें एतराज नहीं है। लेकिन आम तौर पे उलमा का जो ओपिनियन है वो यही है कि कन्वेंशनल से सिर्फ तब तक के अपने दिल में बुरा जानते हुए तब तक कि जब तक आपको कोई इस्लामिक या कोई और जॉब नहीं मिल जाती आप तब तक करें, उसके बाद फौरन छोड़ दें और तौबा करें। क्योंकि जो इसके ऊपर ओपिनियन आया है वो ये है कि सूद लेने वाला, देने वाला, इसके ऊपर लिखने वाला इसका कॉन्ट्रैक्ट और इस पे गवाह बनने वाला तमाम बराबर के शरीक हैं, इक्वल लेवल। और इसमें हम जो डिस्कस अक्सर कर रहे थे उलमा के साथ, मुफ्ती साहब तो उस पर मुफ्ती साहब बोलते हैं कि जी ये जो विटनेस होता है वो बेचारा मुफ्ते में मारा जाता है, तो लिखने वाले ने भी कोई फीस चार्ज की होगी, लेने देने वाले का भी आपस में कोई फायदा हुआ होगा, लेने वाले ने कुछ फायदा उठाया, देने वाले ने कुछ पैसे उठा के फायदा उठाया, विटनेस को कुछ नहीं मिला, विटनेस बन के उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो उसके ऊपर ये ओपिनियन देते हैं कि विटनेस बनेगा आपके जी भाई मेरी बात किसी और को विटनेस बना लो, वो मुफ्त में मारा जाता है, उसको कुछ मिलता भी नहीं है और वो मुफ्त में इक्वल लेवल का गुनाहगार हो जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कहा जाता है कि इस्लामिक कन्वेंशनल बैंक की हर तरह की काम के ऊपर
एतराज किया जाता है कि वो सही नहीं है, वो इंटरेस्ट बेस्ड ही होगा। लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी जॉब ऐसी करें जिसके अंदर एटलीस्ट आपको ये पता है कि आप डायरेक्टली लोन के इंटरेस्ट वगैरह की डीलिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लोन देने में, उसकी तरगीब देने में इन्वॉल्व नहीं है, वैसे बैंक के जो अकाउंट्स वगैरह उसको मैनेज कर रहे हैं, तो टू सर्टेन एक्सटेंट उलमा का ये ओपिनियन है कि इसमें हराम वाला एस्पेक्ट नहीं। आप जैसे एक जॉब करते हैं किसी दुकान के ऊपर, वैसे आप एक जॉब कर, लेकिन अपने दिल में बुरा समझते हैं, आपको चेंज कर लेनी चाहिए। दैट इज, इसके अंदर वही ओपिनियन है जो ये था कि जी प्रॉफिट की रेशियो कितनी तय की जा सकती है। तो इसके ऊपर जो एक बड़ा कॉमन ओपिनियन है वो ये है कि अगर दो भाई हैं, एक भाई अल्कोहल बेचता है, उसने अपना प्रॉफिट का जो मार्जिन रखा हुआ है वो 100% रखा हुआ है कि अगर 100 रुपए की बोतल लेके आऊँ तो 200 रुपए की बेचूंगा। अब उसका भाई कहता है जी मैंने प्रॉफिट मार्जिन तो यही लेना है, लेकिन मैं जो है अल्कोहल नहीं बेचूंगा। वो सामने एक जूस बार खोल लेता है, जूस मिल्क शेक वगैरह बनाकर बेचना शुरू कर देता है, ये जो सोडा वाटर टाइप के बैठे हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं जी मैं हर गिलास के पीछे या हर एक वो जो उसकी क्वांटिटी है सर्टन, उसके पीछे 100 रुपया डबल किया करूंगा इसके पैसे। अब उसने प्रॉफिट परसेंटेज वही रखी है जो अल्कोहल वाले बिजनेस वाले ने रखी हुई है भाई ने, लेकिन इसका बिजनेस हलाल है, इसकी सारी ट्रांजेक्शन हलाल है, उसकी सारी ट्रांजेक्शन हराम है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लाइबोर को भी, जो लाइबोर का रेट होता है यूज किया जाता है, उसको भी अलाउ किया जाता है कि रेट आप चाहे पी ले रहे हैं लेकिन आपकी ट्रांजेक्शन सारी हलाल तरीके से हो रही है, और जब तक आपको नया रेट डिवाइसेस नहीं कर लेते, और कर लेना चाहिए वैसे इस्लामिक बैंक्स को, आई थिंक उसके ऊपर काम चल भी रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये है। लेकिन अगेन उस केस के अंदर भी फिर जो उस अल्कोहल की दुकान वाले के पास नौकरी कर रहा है, उसका और कोई काम नहीं, वो सिर्फ वहां जॉब करता है, तो उसकी इनकम को भी हलाल समझे क्योंकि वो अपनी मेहनत करके अपने पैसे कमा रहा है। बेहतर अगैन यही होगा उलमा के नजदीक कि इस काम को छोड़ के किसी और तरफ किसी और दुकान पे काम कर ले, लेकिन जब तक वो वहाँ काम करे वो अपने काम के अगेंस्ट पैसे ले रहा है, वो अल्कोहल बेचने में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब कि उसका बिजनेस तो नहीं है ना, वो कह तो नहीं सकता मालिक को कि जी अल्कोहल बेचना बंद कर दो, उसकी नौकरी है, उसका नौकरी का अपना काम वो जो कर रहा है, तो उस हद तक जो वो सैलरी ले रहा है वो अलाउड होगी उसके लिए, क्योंकि दीन में ज्यादातर आसानी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये opinion है। तो 100% शॉर्टिंग से मैं भी नहीं कह सकता, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दिस। ये इंकशाफ मेरे पे तकरीबन 1 साल पहले ही हुआ है, तो मैं तब से इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। अक्सर लोग जब भी मैं जिसको पता हो या जिसे क्वेश्चन करूँ वो इसको डॉज कर जाते हैं। एक वो फिर जिसको नहीं आइडिया होता ये क्या मामला, मैं उससे डिस्कस करूँ, वो कहते हैं पहले वो सारी ट्रांजेक्शन मुझे देखनी पड़ेगी, जब तक मैं पूरी ट्रांजेक्शन पूरा वो नहीं देखता मैं आपको कैसे ओपिनियन दे दूँ कि ये क्या हुआ। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसलिए इन मामलों को जरा सेटल करना मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होता है। Okay. Apart from the agreed proportion of the profit as determined in the above mentioned manner, the Mudarib cannot claim any periodical salary or fee or remuneration for the work done by him for the Mudarba. All schools of Islamic fiqh are unanimous on this point. However, Imam Ahmad has allowed for the Mudarib to draw his daily expenses for food only from the Mudarba account. The Hanafi jurists restrict this right of the Mudarib only to a situation where the Mudarib is on a business trip outside his own city. In this case, he can claim his personal expenses for accommodation and food, etc., but he is not entitled to get anything as daily allowance when he is in his own city. If the business has incurred a loss in some transactions and has gained profit in others, the profit shall be used to offset the loss in the first instance. Then the remainder, if any, shall be distributed between the parties according to the agreed ratio. इस मामले को मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं। हाँ, क्योंकि इसके अंदर मैं भी एओफी के स्टैंडर्ड्स भी देख रहा था, उसके अंदर ये है कि अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग में इस तरह तय कर लें तो जी पहले 4 महीने का प्रॉफिट मेरा होगा, अगले 4 का दूसरे का होगा, अगले 4 का तीसरे का होगा। इस तरह से भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जा सकती। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पूरे साल के प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करके एक जगह पे सिंगल पॉइंट के अंदर के सारे को एक्यूमुलेट करके इसके अंदर से की जाएगी। क्यों? अब हुआ ये कि जी पहला जो सीजन होता है ना, पहले 4 महीने वो सीजन होता है, लेट्स सपोज, तब अच्छा प्रॉफिट आता है तो वो मैं ले गया। अगले 4 महीने बिजनेस ही नहीं होता, उसको कुछ भी ना मिला, उससे अगले 4 महीने भी कुछ हो सकता है। ये 6-6 महीने भी मैं डिवाइड कर लूँ, दो हैं मुदारिब और रब्बुल माल, तो पता है रब्बुल माल सब ले गए, मुदारिब को कुछ भी नहीं मिला। तो ये आप कर ही नहीं सकते इस महीने का मेरा इस महीने का, या एक महीने मेरा एक महीने तुम्हारा। अगर जिस महीने उसकी बारी है उस दिन कुछ नहीं है, या मेरी बारी है उस दिन कुछ प्रॉफिट नहीं हो उस महीने, इसलिए इसकी अलाउड ही नहीं है कि आप प्रॉफिट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें।
कि और फिर ये नहीं कि पहली ट्रांजेक्शन में लॉस हो गया तो अब ये किसकी जाएगी, प्रॉफिट वाली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लॉस वाली किसको जाएगी फिर, तो ये भी अब नुकसान हो जाएगा। मैं उसकी बात समझाता हूँ। हो सकता है पहले महीने में लॉस हो गया, या पहली एक बड़ी ट्रांजेक्शन थी 10-15 लाख की, इसमें लॉस हो गया। लॉस किसका है? रब्बुल माल का। सारा लॉस रब्बुल माल के अकाउंट से निकल गया। ठीक है जी। अब अगले महीने ट्रांजेक्शन उसके अंदर प्रॉफिट हो गया, वो होगा जी आधा आधा कर लेते। नो, पहले वो लॉस कवर किया जाएगा उस ट्रांजेक्शन के साथ, जैसे आम बिजनेस के अंदर होता है कि पूरे साल के एंड के ऊपर टोटल प्रॉफिट लॉस बनाया जाएगा कि पूरे साल के ट्रांजेक्शन से इतना लॉस या इतना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से पहले पिछला लॉस कवर किया जाएगा, उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगी उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट की नहीं हो सकती। The मुदारबा becomes void फासिद if the profit is fixed in any way, किसी भी तरह से वो बता ले प्रॉफिट में फिक्सिंग किसी तरह की हो गई है तो ये मुदारबा फासिद हो जाएगा। In this case the entire amount profit plus capital will be the रब्बुल माल। इस केस में क्या हुआ, प्रॉफिट और जितना कैपिटल है वो रब्बुल माल का होगा, जो मुदारिब होगा वो एज एम्प्लॉय ट्रीट होगा और उसको उजरत मिसल मिलेगी। उजरत मिसल मतलब इक्विवेलेंट सैलरी, इस तरह का काम करने की जो मार्केट में सैलरी होती है वो उसको सैलरी मिलेगी। लेट्स सपोज ये हमारी जो कैंटीन है, जैसे सपोज यहाँ पर जो है उसके अंदर हम दो लोगों का मुशारका है, मेरा और एक बंदे का मुशारका है वहां पर, ठीक है, वो वहाँ काम कर रहा है, मेरा उसके अंदर प्रॉफिट पैसे लगे हुए, ठीक है। अब मुझे पता ये चला कि इसके अंदर तो कहीं पर ना हम फिक्स कर बैठे हैं प्रॉफिट के, मैंने कहा जी मुझे महीने का इतना, ये साल का इतना चाहिए, तो वो कहीं फिक्स हो गया, या उसने कहा कुछ इस तरह का फिक्स हो गया। जब मुझे पता चल गया इसका मतलब है कि ये एग्रीमेंट मुदारबा कर रहा ही नहीं, ये टर्मिनेट हो गया, ये फासिद हो गया। इस वक्त के बाद से क्योंकि सारा पैसा मेरा लगा था, इसलिए जितना प्रॉफिट है वो भी मेरा, जितना कैपिटल था वो भी मेरा, जो मुदारिब वहां पर बैठा है उसको मुझे डेफिनेटली कुछ देना है, लेकिन अब उसको क्योंकि मुदारबा नहीं है, वो मुदारिब भी नहीं, वो मेरे एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहा है, उसको मैं दूंगा सैलरी जो उस लेवल का काम करने वाले किसी और बंदे को मार्केट में मिलती है। जितना अरसा उसने वो काम किया उस वक्त तक मैं उसकी सैलरी उसको दूंगा, मैं उसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दूंगा। So the mudarib will just be entitled to employee earning, that is the ujrat misl, market equivalent salary, a wage. The remaining amount will be called profit. This profit will be shared in the agreed ratio. अगर इसके अलावा भी कुछ बच जाता है तो वो शेयर हो जाएगा agreed ratio के अंदर। फाइन रोल ऑफ द मुदारिब, एक वो अमीन होगा, ट्रस्टी होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नेचुरल क्लैमिटी, कि नेचुरली कोई फ्लड आ गया, कोई और नुकसान हो गया, जल्जला आ गया, तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो अमीन होगा, ट्रस्टी होगा, उसकी जिम्मेदारी है कि उसका ख्याल करे, ये नहीं कि जी पैसे किसी और के मैं जो मर्जी करूँ। वो जिस हद तक उसे, जैसे होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो जो हजरत खदीजा का मैरिज प्रपोजल भी है, तो इसी वजह से कि जो उनके साथ खादिम गया था देखने के लिए कि सही काम करते हैं कि नहीं मुदारिब के साथ, उसने आके बताया कि किसी एक चीज में भी उन्होंने कोई दो नंबरी नहीं की कि जी पैसे मेरे नहीं तो क्या, माल तो खदीजा का ना, मैं जो मर्जी करूँ, मैं यहाँ से यूं कर दूं, मैं इसको इस तरह भेज दूं, उन्होंने जहां तक हो सका बेस्ट आपके इंटरेस्ट में डील की है। तो एज अमीन, एज ट्रस्टी, कि भाई चाहे उसकी चीज है लेकिन उसने मुझे अमीन बनाकर भेजा तो मैं उसके अंदर कोई खयानत नहीं करता, ठीक है। वकील, एजेंट भी होगा वो फिर उसका, क्योंकि जब तक वो एजेंट नहीं होता वो उसके बिहाफ के ऊपर चीज बेच नहीं सकता उसकी, ठीक है, तो उसका एजेंट होगा, वकील होगा, टू मेक परचेज फ्रॉम द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द रब्बुल माल। देन शरीक होगा, पार्टनर होगा, क्योंकि उसने उसके लिए बिजनेस करना है और उसमें से प्रॉफिट में हिस्सा लेना है, तो वो शरीक और पार्टनर भी होगा, शेयरिंग इन एनी प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। और धमीन, लाइबल भी होगा, जामिन जिसे हम कहते हैं ना, जामिन, दामिन इसको हम कह सकते हैं, तो ये लाइबल भी होगा टू प्रोवाइड द लॉस सफर्ड बाय द मुदारबा ड्यू टू एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, कि उसके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस थी, उसने दरवाजा नहीं खोला, उसने चेक नहीं किया बिजनेस को, उसने उसके अंदर चेक एंड बैलेंसेस नहीं रखे और कोई लॉस हो गया, जब उसकी गलती की वजह से लॉस हुआ तो वो फिर जिम्मेदार होगा उसको रीपे करने के लिए। और अजीर होगा, एम्प्लॉय भी होगा, when the मुदारबा is फासिद for some reason the मुदारिब is entitled to only the salary उजरत मिसल, तो तब वो उसका अजीर एम्प्लॉय बन जाएगा। लास्ट कुछ एस्पेक्ट्स रह गए हैं बस, ये टर्मिनेशन कैसे होगी मुदारबा की। मुदारबा टर्मिनेट करने के लिए जो स्पेसिफाइड पीरियड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किया कि जी हम 5 साल के लिए कर रहे हैं या 10 साल के, जैसे मैंने कहा था एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर रहे हैं, जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तब तक हमारा मुदारबा है, हमने मुदारबा किया जी हमने पार्किंग बनानी है, तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हमने यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर किया, हमारे बिल क्लियर हो गए, हमारा मुदारबा खत्म हो जाएगा। तो जब तक था कोई टाइम पीरियड फिक्स था, कोई प्रोजेक्ट फिक्स था, कोई स्पेसिफिक डेडलाइंस थी, तो वहां तक वो मुदारबा होगा, उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो मुदारबा विल स्टैंड टर्मिनेटेड व्हेन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स। It can also be terminated any time by either of the two parties by giving notice. नोटिस दिए बगैर आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, अगर कर भी देंगे
तो उस दौरान जो काम मुदारिब ने कर दिया है उसको आपको ओन करना पड़ेगा, बिकॉज आपने मुदारिब को नहीं बताया, आपने किसी और को तो कह दिया यार मैंने मुदारबा खत्म कर दिया उसके साथ, लेकिन जब तक ये बात मुदारिब तक नहीं पहुंचाई आपने तब तक वो मुदारिब ही होगा, वो आपका एम्प्लॉय कंसिडर नहीं होगा। तो दोनों टर्मिनेट कर सकते हैं, नोटिस देंगे कि भाई मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ, इतने अरसे में इसको टर्मिनेट कर दें। In case the Rabbul Mal has terminated the service of the Mudarib, the latter continues to act as Mudarib until he is informed of the termination and all his previous acts will remain a part of the Mudarba. तो जब तक वो मुदारिब को इत्तला नहीं दे देता कि भाई मैंने ये मुदारबा खत्म कर दिया है, तब तक मुदारिब ने जो काम किया होगा वो मुदारबा का ही क्लासिफाई होगा। If all assets of the mudarba are in cash form at the time of termination and some profit has been earned on the principal amount, it shall be distributed between the parties according to the pre-agreed ratio. However, if the assets of the mudarba are not in cash form, they will then be sold and liquidated so that the actual profit may be determined. क्योंकि जब तक आप उसकी चीजें बेचते नहीं देते, क्योंकि हो सकता है जी प्राइस लगवाने जाएंगे तो कुछ और लगेगी, जब बेचने जाएंगे तो कुछ और लगेगी, तो जब तक बेच के कैश नहीं ले आते तब तक आप डिटरमिन नहीं कर सकते क्या प्रॉफिट हुआ है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। All loans and payables of the mudarba will be recovered before termination. The provisional profit earned by the mudarib and the Rabbul Mal will also be taken into account, and when the total capital is drawn, the principal amount invested by the Rabbul Mal will be given to him and the balance will be called profit, which will be distributed between the mudarib and the Rabbul Mal at the agreed ratio. If no balance is left, then the mudarib will not get anything. If the principal amount is not recovered fully, then the profit shared by the mudarib and the Rabbul Mal during the term of the mudarba will be withdrawn to pay the principal amount to the Rabbul Mal. The balance will be profit, which will be distributed between the mudarib and the Rabbul Mal. In this case too, if no balance is left, the mudarib will not get anything. यहाँ पर मसला समझा दूं आपको, मुदारबा टर्मिनेट हुआ, सब बेच दिया, सब कुछ निकाला, तो पता चला कि प्रिंसिपल के जो 10 लाख उसने इन्वेस्ट किया था उसमें से सिर्फ 8 लाख रिकवर हुआ है। फिर देखा जाएगा जी अच्छा पिछला प्रॉफिट कितना दिया गया था दोनों को, प्रॉफिट पिछले वापस ले जाएंगे दोनों से। फिर देखा जाएगा जी रब्बुल माल का 10 लाख पूरा हो गया, दे दिया, अब कुछ बचा है उसके अंदर से, हो सकता है प्रॉफिट दिया गया था 3 लाख का, 1 लाख बच गया फिर से, अब उस 1 लाख को प्रॉफिट रेशियो के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं किया जाएगा, बचेगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बाकी यूज कहां पर होता है मुशार का, एसेट साइड फाइनेंसिंग के अंदर शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, इसके अलावा लार्ज एंटरप्राइज की फाइनेंसिंग के लिए भी यूज होता है, इंपोर्ट फाइनेंसिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है, इंपोर्ट बिल जो होते हैं ड्रॉन अंडर इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, फिर इंपोर्ट बिल ड्रॉन अंडर इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट, ब्रिज फाइनेंसिंग करने के लिए भी, एलसी विदाउट मार्जिन के लिए भी, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए, प्री शिपमेंट जो फाइनेंसिंग होती है, वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग के लिए, एंड लायबिलिटीज साइड के ऊपर इसको हम करंट सेविंग्स जो महाना आमदनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स वगैरह होते हैं, डिपॉजिट्स जो होते हैं, प्रॉफिट बेस्ड जो अकाउंट्स होते हैं मुशारका या मुदारबा बेसिस के ऊपर, उनके अंदर ये बैंक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, इंटर बैंक लैंडिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, बोरोइंग के लिए, देन टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, टी बिल्स, फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स के लिए भी यूज होता है। हालांकि यहाँ बॉन्ड्स वगैरह जैसी चीजों का इस्तेमाल गलत है यहाँ, क्योंकि इस्लाम में बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, बॉन्ड इंटरेस्ट बेस्ड होता है, तो जो है सकूक टाइप कुछ हो सकता है, यहाँ बॉन्ड का वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटाइजेशन फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, ठीक है कि जो लार्ज प्रोजेक्ट की सिक्योरिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन मुजाबहा जो होता है उसके लिए मिजान रिबा जैसे फ्री अकाउंट है उसके लिए यूज किया जा सकता है इसे। So that's it. If you have any questions, you can ask.